नमस्कार साथियों। दिग्गज एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले कई दिनों से हमारी जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे और हमारी जो ऐप है उसके प्लेटफॉर्म पे चढ़ नहीं पा रही हैं या अपलोड नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे कुछ हमारे कुछ सरकारी क्षेत्र में से जुड़े होने के कुछ कारण थे, छुट्टियों का मामला रहता है। और साथ ही साथ अब हम इसको आपके पास जो लेके आएँगे, जो भी क्लासेस हम लेके आएँगे वो रेगुलरिटी के बेसिस पे लेके आएँगे। हम पिछली कक्षा के बारे में बात करें तो हमने विपणन का एक क्रम जो सीरीज़ है वो शुरू की है। हमारे आरएस मुख्य परीक्षा की जो पेपर फर्स्ट है, जो विषय फर्स्ट है, उस विषय फर्स्ट के अंदर जो तीसरी यूनिट है, उसके अंदर दूसरा खंड जो है वो प्रबंधन का है। देखिए साथियों, चर्चा परिचर्चा करें तो प्रबंधन अपने आप में आरएस मुख्य परीक्षा में बिल्कुल सही तरीके से जोड़ने का जो प्रयास जो आरपीएससी है, वो मैं कहूँगा सही तरीके से तो है नहीं, ये उधार के रूप में लिया गया है। कुछ चीज़ें इसमें इकोनॉमिक्स की ले ली गई हैं, कुछ आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें हैं उनको लिया गया है, और बेसिक जो मैनेजमेंट के जो टॉपिक हैं वो तो इसके अंदर 10 नंबर से अधिक के नहीं हैं। आप आरएस प्री परीक्षा में बैंकिंग भी पढ़ते हैं, फाइनेंस सेक्टर की जो चीज़ें हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, उनको देखने का भी आप प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस विषय में जो है वो अलग-अलग विषयों से लेके इसको बनाया गया है। उन विषयों में हम सबसे पहले जो हमारा पहली यूनिट जो है वो विपणन, या मैं कहूँ कि ये विपणन ना कहकर इसे विपणन की आधुनिक अवधारणा ये लिखा गया है सिलेबस में। परंतु विपणन की आधुनिक अवधारणा तक पहुंचने से पहले हमें विपणन क्या होता है, विपणन और प्रबंधन, विपणन प्रबंधन या मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, विपणन के प्रमुख चरण जो हमने पिछली कक्षा में देखे, उसके बाद विपणन की प्रमुख विशेषताएं, कार्य, महत्व, इन सब चीज़ों के हमने पिछली कक्षा में हमने चर्चा की। विपणन की प्रमुख अवधारणाएं जहाँ से परीक्षा में, आरएस मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से ये जो विषय है ये केवल आरएस मुख्य परीक्षा में ही आता है। इसके अलावा ये कहीं किसी भी राजस्थानी कंपटीशन में यूज़ नहीं होता। तो विद्यार्थी भी, देखने वाले भी कम हैं और पढ़ाने वाले भी अप टू द मार्क जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन हम भी ये कोशिश करेंगे कि उस लेवल या उससे अधिक लेवल पर अच्छी टेक्स्ट बुक से कंटेंट को तैयार कर पाएँ और आपके सामने प्रस्तुत रख पाएँ। तो सवाल जो यहाँ से बनने का है वो या तो इस पूरे चैप्टर में विपणन की अवधारणा से बनेगा, दूसरा क्लेम अगर बनता है तो आपके प्रोडक्ट जो है उसके अंदर से बनेगा, और फिर पढ़ाने में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने इन विषयों के ऊपर चर्चा परिचर्चा कर ली थी। मैं समझता हूँ आपने वो क्लास देखी होगी, उसको देखेंगे जब भी आगे इसकी कंटिन्यूटी बनेगी। तो हमने पिछली कक्षाओं में विपणन क्या है, पिछली कक्षा में हमने देख लिया था कि विपणन क्या होता है, कि उत्पादक स्थान से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के बीच में जो समस्त प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं उसके अंदर विपणन होता है। तो हमने पहले विपणन देख लिया है, विपणन प्रबंध को देख लिया है। मैं अभी दूसरी स्लाइड में दिखा दूंगा विपणन के चरण क्या क्या होते हैं। जैसे कि ग्राहक की आवश्यकताओं को हम जान सकते हैं, ग्राहक की आवश्यकताओं को जानने, पहचानने, समझने के बाद उत्पाद को तैयार किया जाए, तो वो चरण हमने सारे इसके अंदर देख लिए हैं। उसके विशेषता, महत्व, कार्य देख लिए हैं। विपणन की आधुनिक अवधारणाएँ विपणन की जो अवधारणाएँ हैं, पिछली कक्षा में हमने अच्छी तरीके से पढ़ी कि उत्पादन अवधारणा, औद्योगिक क्रांति के समय में फली, बहुत ही कम कंपनियाँ यहाँ हुआ करती थी और उत्पादन पे ही ध्यान दिया जाता था। कम लागत पर सामानों को बनाया जाए और अधिक लागत पर बेच के लाभ कमाया जाए। उसके बाद इसके अंदर उत्तरोत्तर संशोधन हुआ, फिर हम उत्पाद के ऊपर क्वालिटी पे ध्यान देने लग गए। उसके बाद उत्पाद अवधारणा के बाद जो सेलिंग कंसेप्ट है या बिक्री अवधारणा या विक्रय अवधारणा है उसका चलन बढ़ा। उसके बाद उपभोक्ता या क्रेता प्रधान की, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, जो मार्केट का किंग है वो कंज्यूमर है, उसके बारे में सोचने का हमने कंपनी है या जो संस्था प्रधान है या मैनेजरल एस्पेक्ट्स के जो लोग हैं उन्होंने ध्यान दिया। उसके बाद इन सबको देखने के बाद सामाजिक अवधारणा भी इसके अंदर सामने आई है। तो सामाजिक अवधारणा जो हम पढ़ेंगे आज, जो टॉपिक हमारा है, पिछली क्लास में हमने सामाजिक अवधारणा केवल 1 या 2 लाइन में ही समाप्त कर दी थी कि उत्पाद ऐसे बनाए जाएं कंपनी के द्वारा जो समाज के मानकों पर खरे उतरें। इसको हम एक सामान्य से एग्जाम्पल से समझें। देखिए यहाँ पे हम जिन भी उत्पादों का नाम लेंगे या प्रोडक्ट का नाम लेंगे उससे हमें
किसी भी प्रकार का यहाँ प्रचार प्रसार करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, और ना ही किसी भी बात को लेके हम किसी कंपनी के ऊपर फेम या डिफेम की बात कर रहे हैं। केवल पढ़ने पढ़ाने के स्तर पर कि कंपनियां वास्तविकता, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल साथियों इसमें लेने पड़ेंगे, तभी आप उसे समझेंगे, क्योंकि आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे आप घिरे हुए हैं। इसीलिए उन्हीं चीज़ों को यहाँ लेना पड़ता है, और विषय की जो एक जो विशेषता है वो यही है कि समाज में जो आपको उत्पाद दिखते हैं उन्हीं से जोड़कर आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो यहाँ मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि हमारा कोई उद्देश्य किसी कंपनी का प्रचार प्रसार करना, उसको डिफेम करना या उसके मामले में कोई बात करना हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल हम आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे चीज़ से समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ, अच्छे प्रशासक बन पाए हैं, उसी लिए हमने इसको तैयार किया है। अब सामान्य अर्थों में समझें कि सामाजिक अवधारणा का कंसेप्ट जो है उसको समझने के लिए हम देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक सिंपल सी आप देखते हैं कि वाहन जो होते हैं हमारे, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, आपकी मोपेड हो, कुछ भी हो, आज से 20 साल पहले जब आप देखेंगे तो पर्यावरण के नाम पे या समाज में जो भी चीज़ें चलती थीं, हम देखते थे गाड़ियों में रास्ते पे निकलते थे तो कई जो वाहन थे वो काफ़ी धुआं करते थे। धीरे धीरे देखा गया कंपनियों के द्वारा कि ये जो चीज़ है वो सामाजिक मानकों के अनुरूप नहीं है। तो कंपनियों ने ध्यान दिया और वैश्विक स्तर पर इसके ऊपर अनुसंधान हुआ। अनुसंधान होने के पश्चात इस प्रकार के इंजन्स को डिज़ाइन किया गया, इस प्रकार के साइलेंसर्स को डिज़ाइन किया गया कि ये पर्यावरण में जो हानि है वो कम करे, समाज में लोग हैं उनको इनसे हानि कम हो। इसलिए इस प्रकार के BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6 प्रकार के मानकों की वाहन आने लगे। तो अब जो स्तर देखा जा रहा है कि उत्पाद जो है वो इस तरह का बनाया जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, समाज में जो प्रचलित मानक हैं उनके अनुकूल हो, उसे ही हम सामाजिक अवधारणा कहते हैं। ये त्रिपक्षीय अवधारणा है कि उत्पाद ऐसे बनाएँ जो ग्राहकों के लिए भी अच्छे हों, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं या आवश्यकताएँ हैं, इच्छाएँ उनको पूरी करें। कंपनी जो है उसके लाभों का अर्जन भी अच्छा हो और समाज के जो प्रचलित मानक हैं वो भी बने रहें। समाज में उसका मान-सम्मान हो उस उत्पाद का, इस प्रकार से। अब हम दूसरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं सिगरेट की भी कंपनियाँ होती हैं, बीड़ी है, तंबाकू, इनकी भी कंपनियाँ होती हैं। तो आप देखेंगे आज से 10 साल पहले कोई भी जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी, वो कभी भी अपने उत्पाद के ऊपर ये डिस्क्लेमर नहीं देती थी कि ये इससे कैंसर होता है या किसी प्रकार की बात होती है। तो वो प्रोडक्ट तो बेच ही रही है, लेकिन साथ-साथ में उसके जो नुकसान है उनको बताने का भी प्रयास कर रही है। ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए, एग्ज़ाम्पल देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको ये भी दे सकता हूँ कई प्रकार के एग्ज़ाम्पल, लेकिन उस पे ना जाके इन 2 एग्ज़ाम्पलों से हम समझें कि सबसे पहले उत्पादन की अवधारणा आई, उसके बाद में उत्पाद के ऊपर बल दिया गया, उत्पाद के बाद बिक्री या सेलिंग कंसेप्ट पे बल दिया गया, उपभोक्ता के बारे में सोचा। इन सब पैरामीटर्स के पे सोचने के बाद में जो आज हम वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें जो कंपनी समाज के अच्छे मानकों को अपनाते हुए उत्पाद को बनाती है, उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छी तरीके से बिकता है। और आज अब आप और हम ज़रूर देखते हैं कि जैसे आईटीसी है, वो भी अच्छे इको फ्रेंडली या समाज के स्तर के जो मानक हैं उनको मानती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, हम आगे अभी देखेंगे। तो आज हमारा जो विषय रहेगा साथियों, वो ये रहेगा कि सामाजिक जो मार्केटिंग है, सोशल मार्केटिंग है, वो किस तरह से है। पहले तो ये समझें कि ये जो विक्री अवधारणा है या बिक्री अवधारणा है या सेलिंग कंसेप्ट है, उसका ही एक विस्तारित रूप है। भाई उत्पाद तो बेचना ही है, कंपनी को उत्पाद बनाना ही है, यहाँ तक की बात तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद में आगे क्या कि उत्पाद बनाया जाए, इस प्रकार से बनाया जाए ताकि उसमें सामाजिक मानक अच्छे हों। तो यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बल दिया गया कि R&D की जाए, मार्केट में सर्वे किए जाएँ कि किस प्रकार के उत्पाद चलेंगे। फिर उत्पाद उस प्रकार के बनाए जाएँ, वो उत्पाद जो हैं वो उपभोक्ता को या आपके कस्टमर को या कंज़्यूमर को समझ में आए, वो उनकी स्वीकार्यता हो। और तीसरा जो है वो समाज की मानकों को भी देखा जाए, यानी कि एक ये ट्रायंगुलर शेप में इसके अंदर है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं विपणन की एक आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा वही है जो 4 अवधारणाएँ हैं उससे अधिक है। एक अवधारणा और आती है, इसे हम संधारणीय अवधारणाएँ कहते हैं। उसके अंदर पर्यावरणीय मानकों को लिया जाता है, उन पर्यावरणीय मानकों को देखा जाता है, पर्यावरण हितैषी उत्पाद बनाए जाते हैं, वो भी एक आधुनिक अवधारणा का ही परिप्रेक्ष्य है। तो उसे भी हम देखेंगे साथ में। इन टॉपिक को हमने देख लिया था। आज जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो हम देखेंगे कि विपणन की आधुनिक अवधारणा, जो आज हमारा पहला टॉपिक है। इसके बाद में हम जो दूसरा टॉपिक देखेंगे, वो देखेंगे विपणन की आधुनिक अवधारणा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों बढ़ रही है, कि भाई इसके बढ़ने के पीछे क्या कारण है, ऐसा क्या कारण आन पड़ा
कि भाई विपणन की अवधारणा है उसको पढ़ना पड़ा। देखेंगे अभी हम इनके कारणों पर चर्चा करेंगे। पूछ सकता है परीक्षा परीक्षा में आपसे एग्जामिनर। विपणन और विक्रय के अंदर प्रमुख अंतर देखेंगे सेलिंग में। विपणन मिश्रण क्या होता है, व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल बनने की पूरी संभावना इसी में से रहेगी कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है, प्लेस क्या होता है, आदि तत्वों को देखने का हम आज इसके अंदर प्रयास करेंगे। विपणन मिश्रण के प्रमुख घटक देखेंगे हम। पहले उत्पाद देखेंगे, उत्पाद के अंदर उत्पाद के प्रकार देखेंगे, उत्पाद किस प्रकार के होते हैं ये हम देखने का आज प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उत्पाद मिश्रण क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट मिश्रण। ये मार्केटिंग मिश्रण अलग चीज़ है, प्रोडक्ट मिश्रण अलग चीज़ है। यही गच्चा खिला देता है एग्जामिनर कि प्रोडक्ट मिश्रण पूछ रहा है या मार्केटिंग मिक्स पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग देखेंगे। उत्पाद मिश्रण के प्रमुख घटक देखेंगे, किस प्रकार के घटक इसमें काम आते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के अंदर ये सवाल जरूर पूछा गया है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। हम 2-3 एग्जाम्पलों के साथ में देखेंगे कि भाई पीएलसी कैसे काम करती है। उसके बाद उत्पाद मिश्रण के प्रमुख आयाम देखेंगे, जिसमें उत्पाद की रेखा सवाल पूछा गया आरएस मुख्य परीक्षा में। उत्पाद की गहराई क्या है, उत्पाद की चौड़ाई क्या है, उत्पाद की लंबाई क्या है। बहुत ही अच्छे ब्रीफिंग एग्जाम्पल के साथ में आपके दिमाग में आज ये पूरी कक्षा बैठ जाएगी। इतने अच्छे से एग्जाम्पल से साधारण तरीके के जो आपके आसपास के जितने भी उत्पाद होते हैं उन्हीं एग्जाम्पल को लिया गया है ताकि समझने में आपको आसानी हो। उत्पाद की लंबाई, चौड़ाई और ये सब चीज़ देखेंगे। प्राइस मिश्रण जो है, यहाँ तक की क्लास आज हमारी यहाँ तक हो पाएगी मैं समझता हूँ। और उसके बाद मूल्य मिश्रण, स्थान मिश्रण और संवर्धन, इसको हम देखेंगे। अब आगे की बात करने से पहले मैं आपको समझा दूँ, हमारी कोशिश यहाँ पे आपको ये रहेगी कि आपके मन, मस्तिष्क और बुद्धि में ये चीज़ें बैठें। तो मैं जो आपको बोलूँ वो आप अच्छी तरीके से सुने, समझें, आत्मसात करें। डबल स्पीड पे पढ़ने से आपको नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं है। तो इसको तसल्ली से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने फिलिप कोटलर की परिभाषा से विपणन की शुरू की थी। उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक उत्पाद को पहुंचाया जाता है। उत्पादन के पूर्व से लेके उत्पादन केंद्र तक, उत्पादन प्रक्रिया में ग्राहक तक, ग्राहक की संतुष्टि तक, सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आप दूसरी क्लास में उसमें देख लेंगे विपणन में क्या शामिल होता है। कि उपभोक्ताओं की इच्छा और आवश्यकताओं को सबसे पहले देखा जाता है कंपनी के द्वारा। उसके अनुसार उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुसार उत्पाद और सेवा को तैयार किया जाता है। उसके बाद उत्पादों और रेखाओं को, जो उत्पाद और सेवाओं को समुचित वितरण व्यवस्था के माध्यम से पहुंचाया जाता है। उपभोक्ता को संतुष्ट किया जाता है और संस्था के लाभ और उद्देश्यों की यहाँ पूर्ति की जाती है। ये हमने पिछली क्लासों में देख लिया था। एक या 2 मिनट का देख लेते हैं ताकि पुरानी क्लास भी हो जाए। विपणन का महत्व भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। विपणन की प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ ली है। विपणन के कार्य पिछली कक्षा में हमने अच्छे तरह से पढ़ लिए। विपणन और विक्रय में प्रमुख अंतर पढ़ लिए हैं। विपणन अवधारणा, हमने 5 प्रकार की अवधारणाएं पढ़ ली हैं। 4 प्रकार की अवधारणाएं बहुत डिटेलिंग में बताई गई है पिछली क्लास में। जो अगली क्लास है उसके अंदर जो हमारी अंतिम अवधारणा थी, जो हमने देखी थी, उत्पाद अवधारणा, उत्पादन अवधारणा हमने देख ली। उत्पाद अवधारणा हमने देख ली, बिक्री, उपभोक्ता और सामाजिक अवधारणा। आज हम विपणन की आधुनिक अवधारणा पढ़ेंगे, वो भी एक प्रकार से सामाजिक अवधारणा का ही बढ़ा हुआ रूप है। ये आज का टॉपिक है कि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट या सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही बड़े स्कॉलर हुए हैं मार्केटिंग के, कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आधुनिक विपणन अवधारणा मुख्य रूप से जो ग्राहक केंद्रित अवधारणा है, जो हमने तीसरी अवधारणा पढ़ी थी कि कंपनी जो है वो उत्पाद बनाएगी। उत्पाद बनाने के बाद में उत्पाद इस प्रकार के बनाएगी कि केवल उपभोक्ता तक ही सीमित हो, उपभोक्ता के पक्षों को ही ध्यान रखा जाए। तो पूर्व में इस प्रकार से काम होता था कि केवल कंपनी को प्रॉफिट हो और जो आपका उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको प्रॉफिट हो। परंतु जो सोसाइटल मार्केटिंग है वो इस जो प्रक्रिया है इसको नकारती है। उनका बल होता है कंपनियों के ऊपर कि उत्पाद जो हैं वो सामाजिक मानकों को भी छूते हुए हों या पर्यावरणीय मानकों को भी छूते हुए हों। इस प्रकार से काम किया जाए कि समाज में उत्पाद बनाए। मैंने आपको अभी कक्षा शुरू हुई जब एक सिगरेट का एग्जाम्पल लेबलिंग का और एक जो गाड़ियों का एग्जाम्पल है वो दिया है, उससे आप समझ सकते हैं। मैं इस परिभाषा को पढ़ देता हूँ कि आधुनिक विपणन अवधारणा ग्राहक केंद्रित विपणन अवधारणा का ही विस्तारित रूप है। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले ग्राहकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को तो देखना ही है कि वो चाहता क्या है। पिछली क्लास में हमने देखा कि ग्राहक क्या है, एक राजा है मार्केट का, यानी कि हमारे नाम पे हम उसे जानी कहते हैं ग्राहक को। उसकी संतुष्टि, संस्था के लक्ष्य प्राप्ति तथा सामाजिक व नैतिक दायित्व, यानी कि सोशल एंड इथिकल, मतलब कंपनी का और जो दायित्व है समाज के प्रति भी सही होना चाहिए और नैतिक
परिप्रेक्ष्य को भी पूरा करते हुए होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को पूरा करने का निर्वहन करें ताकि ग्राहक और समाज दोनों का ही कल्याण हो, ये बात इसके अंदर देखी गई है। सामान्य से अर्थों में जो मैंने बोली है वही लिपिबद्ध तरीके से करके आपको लिखनी है। या आप थोड़ा मैं कहूँगा कि ये जो ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर थोड़ा चित्रात्मक निरूपण किया जाए विज्ञान की तरह, तो देखने में ये रुचिकर लगते हैं, पढ़ने वाले के लिए भी आसानी होती है। तो ग्राहकों की रुचि और आवश्यकताओं को जानना कंपनी इस प्रकार से जाने, वो पहले भी जान रही थी। उनके अनुसार उत्पाद व सेवा का उत्पादन करे, वो पहले वाली कंसेप्ट में भी कर रही थी। अब नया क्या आ गया कि इन उत्पादों को सेवाओं तक वितरण करें, पहले भी कर रही थी। लेकिन ये 3 काम नए हैं सोसाइटल मार्केटिंग में, या सामाजिक की जो अवधारणा है या आधुनिक अवधारणा जो है मार्केटिंग की आधुनिक अवधारणा है, उसमें ग्राहक की संतुष्टि हो, ग्राहक की संतुष्टि के साथ साथ संस्था अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर ले और सामाजिक कल्याण की भी बात कर ले। इसे ही आधुनिक विपणन की आधुनिक अवधारणा कहते हैं। आपके सिलेबस में यही टॉपिक दिया हुआ है। शुरुआत जो सिलेबस की होती है वो यहीं से होती है, विपणन की आधुनिक अवधारणा। तो ध्यान रखिए, आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्लास है। अब इसकी विशेषताओं पे ध्यान दें कि विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखें, पहली इतनी लंबी चौड़ी बातचीत में आप भी अपना जवाब लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो समाज में प्रचलित मानकों के अनुसार ही उत्पाद बनाए जाएं, सामाजिक लाभ हो। दूसरा, इसके अंदर ग्राहकों की संतुष्टि को ध्यान में केंद्रित किया जाए और संगठन की लक्ष्य प्राप्ति हो। मूलतः समाज कल्याण पर ध्यान देने वाली या ध्यान केंद्रित करने वाली ये एक अवधारणा है। और सिंपल सी बात, जो रटी रटाई जहाँ चिपकानी है, एक प्रबंधकीय कार्य है और ग्राहकों की दीर्घकालीन संतुष्टि पर बात करते हैं। देखिए, कंपनी ने उत्पाद बनाया, कंपनी ने उत्पाद बना के बेच दिया, ग्राहक ने खरीद लिया, ये एक नैरो कंसेप्ट है। ये एक अल्पकालीन संतुष्टि के पक्ष को द्योतक करता है। तो अब दीर्घकालीन कैसे होगा कि भाई कंपनी ने भी लाभ कमाया, ग्राहक को भी उत्पाद खरीदने में मज़ा आया और सामाजिक मानक भी पूरे हुए। गाड़ियाँ इस तरह की बनी कि गाड़ी बनाने वालों को भी लाभ हुआ, गाड़ी लेने वालों को भी लाभ हुआ, और उससे जो धुआं है वो पर्यावरण में नहीं गया और समाज में भी नहीं गया। तो तीनों पक्षों का ये मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, इनकी विशेषताएं हैं। सामाजिक हैसियत भी उत्पाद की बनती है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी कंपनी है वो अपने उत्पाद को सामाजिक मानकों को पूरा करते हुए या समाज की स्वीकार्यता को पूरा करते हुए बनाती है, तो मैं समझता हूँ कि वो दीर्घकाल तक चलती है। तो सामाजिक हैसियत, सोशल, और जो उत्पाद करने वाला व्यक्ति है वो भी मतलब एक समाज में अच्छा स्टैंडर्ड सेट करता है। तो दोनों की हैसियत है, कंपनी की भी हैसियत है और ग्राहक की भी हैसियत है, और दोनों को ही इसमें लाभ है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। सामाजिक दायित्व की अवधारणा से संबंधित अवधारणा है, एक प्रबंधकीय क्रिया है, ग्राहक की संतुष्टि पर बल देते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की बात करते हैं। वही ग्राहक संतुष्टि, लक्ष्य प्राप्ति, सामाजिक कल्याण, रटा रटाया याद होना चाहिए, तब जाके लिख पाओगे। मूलतः सामाजिक केंद्रित समाज कल्याण पर केंद्रित अवधारणा है, दीर्घकालीन संतुष्टि पर बल देती है, और सामाजिक हैसियत दोनों की, कंपनी की और लेने वाले की और बेचने वाले की, दोनों की जो है सामाजिक हैसियत का द्योतक होता है। आप समाज में एक बाइक चलाइए, आप देखिए, देखा BS 4 मानक की या 3 मानक की गाड़ी चलाइए, धुआं निकलती हुई गाड़ी जाएगी। तो समझ लीजिए, आप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हैसियत किस प्रकार की होगी एक कंज्यूमर की। आगे चलते हैं। अब इसमें प्रमुख अंतर देख लेते हैं। अंतर अगर कराना चाहे परीक्षा में आपसे कि सामान्य और शुद्ध विपणन या प्योर मार्केटिंग कंसेप्ट, और जिसे, और दूसरा जो सामाजिक आधुनिक। अब इतनी बातें करने के बाद अंतर आप अच्छे से लिख देंगे कि कंपनी है, उत्पाद बनाती है, तो ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देती थी, ग्राहक प्रधान अवधारणा थी, ग्राहकों की अल्पकालीन संतुष्टि पर और कंपनी के अल्पकालीन लाभ पर बात करती थी। उसके बाद में सामाजिक दायित्वों को नकारने का ये काम करती थी। ये कम विकसित अवधारणा है। अधिक विकसित अवधारणा क्या है? ग्राहकों की संतुष्टि के साथ साथ समाज में जो मानक है उनके ऊपर भी बात करते थे, और दीर्घकालीन, इससे सभी को लाभ होता है, इसलिए दीर्घकालीन अवधारणा है। और दूसरी बात, संस्था की जो सामाजिक हैसियत है उसके ऊपर बात करते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। सामान्य या शुद्ध विपणन अवधारणा जो है वो नैरो कंसेप्ट है, केवल ग्राहक प्रधान अवधारणा है। ये ग्राहकों के साथ साथ समाज को भी अच्छा लाभ देने की बात करती है। सामाजिक या आधुनिक अवधारणा ग्राहकों की संतुष्टि पर बात करती है, परंतु ग्राहकों के साथ साथ समाज की संतुष्टि पर भी बात की जाती है। इसके अंदर तत्कालीन संतुष्टि पर हम बात करते हैं केवल इसके अंदर, जबकि ये दीर्घकालीन संतुष्टि पर बात करती है। संस्था के लिए अल्पकालीन लाभ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि बेचो और कमाओ फ्री। उसके बाद संस्था के दीर्घकालीन नहीं, बेचना भी है, लाभ भी कमाना है, और सामाजिक स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखना है। सामाजिक दायित्वों को नकारती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कहती है ये हमारा काम नहीं है समाज को काम करने का, ये सरकार का काम है। लेकिन अभी 1991 के बाद जब LPG रिफॉर्म्स हुए हैं कई देशों में, हमारे देश में भी, या वैश्वीकरण की अवधारणा यही है, तो कंपनियाँ इस प्रकार से ध्यान रखती है कि उत्पाद सामाजिक मानकों के अनुसार हो।
उसके बाद कम विकसित अवधारणा है, दिख ही रही है, केवल कंपनी और ग्राहक के बारे में सोच रहे हैं तो केवल कम विकसित है, लेकिन कंपनी, ग्राहक और समाज तीनों के बारे में सोच रहे हैं तो ये अधिक विकसित अवधारणा है। मैं समझता हूँ इतनी लंबी चौड़ी बातें करने से आप समझ चुके होंगे, ये 15-20 मिनट का लेक्चर हो चुका है कि भाई इसमें कभी भी कोई भी परीक्षा में अंतर कराया जाए तो आप कर देंगे। आगे देखते हैं कि साहब आधुनिक विपणन अवधारणा का वर्तमान में महत्व क्यों बढ़ रहा है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि 1947 से लेके 1951 के बीच में जो जितने भी देश हुए हैं वो आज़ाद हुए। उसके बाद में धीरे धीरे देखा गया कि जो देश आज़ाद होते गए उनकी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई। आप भारत का ही परिप्रेक्ष्य लीजिए, 1951 से लेकर 1981 में जनसंख्या के आंकड़ों का अगर अध्ययन किया जाए तो आप खुद ही देखेंगे वो बहुत तीव्र गति से बढ़ी। 1981 के बाद में जो जनसंख्या है वो बहुत धीमी गति से घटी है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती है तो देखिए साथियों, होता क्या है कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो नवीन वर्गों का उदय होता है। कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो बहुत ही एलिट क्लास होते हैं, यानी कि बहुत अमीर लोग होते हैं। दूसरे हमारे जैसे, आप जैसे मध्यम क्लास। अब मध्यम क्लास में भी बहुत सारी जो हैं कैटेगरी है, हायर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और उसके जो बाद में होते हैं वो बिल्कुल ही आप जो हमारी आम जनता जो बिल्कुल बीपीएल के आसपास होती है या एपीएल से थोड़ी सी नीचे होती है, वो से जनसंख्या। अब कंपनियों के सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि उत्पाद खरीदने वाले जो हैं वो अलग अलग वर्गों में होते हैं। आप आज से 40 साल पहले ध्यान देंगे तो टाटा कंपनी केवल ट्रक बनाने का काम करती थी, ठीक है। उसको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि टाटा नमक बना दिया। अब इसी एग्जाम्पल से आपको सोचना पड़ेगा क्या कि टाटा ट्रक बनाती थी, हम जानते हैं टाटा के ट्रक आते हैं, लेकिन टाटा ने नमक भी बनाया, क्योंकि एक नमक में अगर एक नमक की 10 रुपये की थैली जो आज वर्तमान में 30-40 रुपये की जो भी मिलती है, उस समय उसमें करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं उसको खरीदने वाले हैं। तो क्यों जरूरत आन पड़ी टाटा कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजरल लोग हैं उन्हें, क्योंकि जनसंख्या का उदय हुआ। तो सबसे पहले पकड़ने की जो नब्ज़ है वो ये है कि जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ वर्गों का उदय हुआ, अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के लोग सामने आने लगे। कंपनियां भी मजबूरी में आके अलग अलग उत्पाद बनाने लग गई। हम समझते हैं कि टाटा का ट्रक जो है वो बहुत ही 1,10,000 आदमी या 20,000 आदमी में से खरीदेगा, परंतु नमक जो है उसकी आवश्यकता तो हर व्यक्ति को पड़ेगी ना। तो ये सोचा गया, तो सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, जनसंख्या बढ़ी, सबसे बड़ा कारण ये है। अब जनसंख्या बढ़ी तो अमीरों की भी बढ़ी, मध्यम वर्ग की भी बढ़ी, गरीबों की भी बढ़ी। तो कंपनियों ने जो उत्पाद जो है वो बनाने के साथ में बेचना शुरू किया तो उनके लाभों में अर्जन हुआ। साथ साथ कंपनियों में जब रिसर्च हुई तो कंपनियों की संख्या भी बढ़ी, संस्थाओं की संख्या भी बढ़ी। नमक टाटा बनाता था, उसके बाद कई बहुत सारी कंपनियां हैं वो भी नमक बनाने लग गई, तो कंपनी भी बहुत सारी मार्केट में आने लग गई। तो इस प्रकार से जो आधुनिक विपणन अवधारणा तक आने का जो कंसेप्ट है वो जनसंख्या की शुरुआत से हमें बताना पड़ेगा। अब जनसंख्या बढ़ी है, कंपनियां बढ़ी है, लोगों का जीवन अच्छा हुआ है, तो लोगों की जो आय है या क्रय क्षमता की शक्ति है वो भी बढ़ी है, रोजगार भी बढ़े हैं, उद्योग भी लगे हैं, सरकार के द्वारा प्रयास भी अच्छे किए गए हैं, तो लोगों के अंदर जेब में पैसा पहुंचा है। इसको हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखते हैं कि आज से 20 साल पहले जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बहुत कम थी, लेकिन आज एक प्रति व्यक्ति आय है वो बड़ी है, हर साल उत्तरोत्तर बढ़ रही है, तो लोगों की जेब में पैसा तो गया ही है। तो वो पैसा गया है तो उससे भी जो है आधुनिक विपणन अवधारणा का जन्म हुआ है। फिर हम देखें 1990 से लेके हम 2000 तक देखते हैं तो हमारे पिताजी को देखते हैं, हमारे परिवार के जो भी लोगों ने देखते हैं, पहले के व्यक्ति सबसे पहले मकान बनाने का काम करते थे, उनके जेब में पैसा आता था तो घर की व्यवस्था की जाती थी। परंतु आज 2015 के बाद जो नवीन दंपति हुए हैं वो सबसे पहले मकान बनाने की बात नहीं करते, सबसे पहले गाड़ी लेने की बात करते हैं। पहले मकान बनता था, उसके बाद कहीं जाके गाड़ी ले ली जाती थी, परंतु ये कंसेप्ट बदल गया। तो खरीद करने का जो पैटर्न है वो एक उपभोक्ता का भी बदला है। फिर प्रचार प्रसार की क्रांति आ चुकी है कि भाई ई कॉमर्स का मार्केट आ गया है। आज मोबाइल से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, आप चाहे अमेज़न हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो, चाहे टेली शॉपिंग के कई माध्यम हो, वो भी आ चुके हैं। ये सब आने के साथ साथ 1990 के बाद 91 के बाद भारत में या कई देशों के अंदर जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वे भी बढ़ी हैं।
आप प्लास्टिक मुद्रा की बात करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कईयों के क्रेडिट कार्ड तो शायद मैं समझता हूँ कि तनख्वाह अगर 1 तारीख को आती होगी सरकारी क्षेत्र में तो 10 को ख़त्म है और 10 के बाद क्रेडिट पे ही घर चलता है। खरीदना है तो देखा आपने कि प्लास्टिक मुद्रा का भी यहाँ पर काम बड़ा है। आप किसी भी दुकान पे मोबाइल खरीदने चले जाएंगे, एक आपको वहाँ पर लोन की फैसिलिटीज़ देने के लिए एचडीबी बैंक मिलेगा, बजाज अलायंस बैंक मिलेगा, तो ये सब व्यवस्थाएं आपकी हैं। या फिर आप देखते हैं एयरटेल बैंक्स आए हैं तो इजी लोन की व्यवस्था भी हुई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो पैसे लेने की प्रवृत्ति है वो भी एक संगठित क्षेत्र में हो गई है। अब आपको किसी धन्ना सेठ के पास नहीं जाना, किसी सेठ साहूकार के पास नहीं जाना, उच्च ब्याज दर वाले पैसे से कोई सामान नहीं खरीदना, तो ये भी इसके अंदर चेंज हुआ है। पैटर्न जो है मैंने बताया वो बदला है, खर्च करने की प्रवृत्ति भी बदली है और साथ के साथ में सोशल मीडिया जो है वो भी अपना एक भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर हर व्यक्ति फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है चलाता है, उत्पाद के बारे में जानता है, समझता है। साथ ही साथ एक जो आज वर्तमान में जो खरीदार है या कंज्यूमर है वो भी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ों को शिक्षा के स्तर के अच्छे होने से वो तुलनात्मक रूप से अच्छी खरीद करता है। अगर कंपनी के ऊपर किस प्रकार की उत्पाद गलत दी जाती है तो उसके ऊपर उपभोक्ता जो केंद्र है उसमें भी दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आधुनिक विपणन अवधारणा है वर्तमान में महत्व बढ़ा, उसको हम तसल्ली से समझ पाए हैं। पहला, जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसी के कारण अलग अलग वर्गों का उदय हुआ, कंपनियां भी उस तरीके से सोच पाई। नवीन बाजारों में वृद्धि हुई, ग्राहकों का आधार भी बढ़ा है, गरीब जनसंख्या भी बढ़ी है, इसीलिए सोशल वेलफेयर बढ़ा है। क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है, मैंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय हर बढ़ी है, लोगों के जीवन स्तर अच्छे हुए हैं। हम देखते हैं औसत आय में भी वृद्धि हुई है। पहले आप देखते हैं कि ज़्यादातर घर में अर्निंग मेंबर एक पुरुष हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में पुरुष और महिला दोनों दोनों ही अच्छी तरीके से कमाने का प्रयास करते हैं। तो औसत आय में वृद्धि हुई है, पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है। अगर कमाते हैं तो आराम और विलासिता के चीज़ों में वृद्धि हुई है। हम देखते हैं टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, हर घर में मिलती हैं। तो आराम और विलासिता की चीज़ों के ऊपर वृद्धि हुई है। खर्च करने की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हुआ है। अब लोग बचाते कम हैं, ये भी अब देखा गया है। बचाए कहाँ से, खर्चे इतने हैं। तो अतः विपणन का महत्व यहाँ पर बड़ा है। इसका आधुनिक विपणन का संग्रहण और धन संचय पर बल नहीं दिया जाता। क्रय प्रतिमान पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। ग्राहकीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, मतलब कस्टमर सेंटर अप्रोच यहाँ पर बढ़ गई है। उसके बाद में प्लास्टिक मनी आ गई है, इजी फाइनेंसिंग की व्यवस्था हो गई है। तकनीक में भी परिवर्तन है। अब देखिए पहले के मैं एग्जांपल इसलिए लेना चाह रहा हूँ ताकि हम तुलना कर पाएँ। आप अपने पिताजी को देखिएगा, एक मोटरसाइकिल जब खरीदी जाती थी तो वो 10 साल तक कम से कम उस मोटरसाइकिल को चलाते थे, उसकी सर्विसिंग करा लेते थे, उसमें नया पार्ट डला लेते थे, करते थे इस प्रकार से काम। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। लेकिन आज वर्तमान में 3 से 4 साल तक कोई भी मोटरसाइकिल चलती नहीं है। तो पैटर्न जो है वो बदल रहे हैं क्योंकि तकनीकों में परिवर्तन आ रहा है। आप एप्पल का फ़ोन हर साल बदल रहा है, 14, 15, 16, 16 प्लस वेरिएंट आ रहे हैं। सैमसंग में गैलेक्सी S23, S23, S24, S24 अल्ट्रा, उसके बाद S25। तो कंपनियां भी धीरे धीरे टेस्ट को परिवर्तन कर रही है। आप इसको एक सामान्य एग्जांपल से भी ले सकते हैं कि पेप्सोडेंट जो है, हम सामान्य एग्जांपल की बात करें कि कोलगेट है, अब कोलगेट के अंदर नमक वाला कोलगेट आ गया, अब नींबू वाला कोलगेट आ गया, लौंग वाला कोलगेट आ गया। तो ये भी तो बदल रहे हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखा गया है कि तकनीक में परिवर्तन के कारण पुराने उत्पाद अब अप्रासंगिक हो गए हैं, नए उत्पाद सामने आए हैं, अतः विपणन के महत्व में वृद्धि हुई है। ई कॉमर्स तो आपको हर दूसरे दिन ही चाहिए। मोबाइल में गए, कभी क्या सेल आ रही है, कभी कौन सी सेल आ रही है, कभी क्या आ रहा है, बस उसी में लगे रहते हैं खरीदार। तो आप देखते ही हैं सोशल मीडिया का माहौल है, टीवी है, फेसबुक है, रेडियो है, सोशल मीडिया है और उपभोक्तावाद का जन्म हुआ है। कंज्यूमर भी जानता है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ा है। तो देखते हैं इन सभी उपयुक्त कारणों से आधुनिक विपणन अवधारणा में वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी ही नहीं, कंपनी के साथ साथ जो उपभोक्ता है वो भी जागरूक हुआ है और उपभोक्ता के जागरूक होने के साथ साथ हमारे समाज में लोग भी जागरूक हुए हैं। इसीलिए समाज में ये सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट या विपणन की आधुनिक अवधारणा बल देती है। ये इनके बहुत से कारण हैं। अब ये कारण परिणाम प्रभाव तो हैं, ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करते हैं कि आप इनको कैसे जोड़ेंगे और हटाएंगे। पढ़ाना हमारा काम है, हमने इसमें अच्छे से पढ़ा दिया है। अब विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या है मार्केटिंग मिक्स? देखिए मार्केटिंग मिक्स जो है
हम किसी भी कंपनी के, आप सोचिए कि आप खुद एक कंपनी बनाना चाहते हैं और आप एक सिंपल सी शर्ट बनाने की कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। अब शर्ट बनाने के लिए आपका प्रोडक्ट है कपड़ा, ठीक है। तो उस कपड़े के प्रोडक्ट का आपका उत्पाद हो गया। आप उस शर्ट की रेट क्या रखोगे, उसको किस स्थान पे बेचोगे और उसको बेचने के लिए किस प्रकार का प्रमोशन करोगे। तो ये 4 मुख्य घटक हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और आपका प्लेस। ये 4 जो चीज़ें हैं, इन पे अब कहानी घूमेगी। लंबा चौड़ा तो प्रोडक्ट ही है, उसके बाद के तो आसान है। तो 4 पीस का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया, अभी देखेंगे हम। किसने इसको प्रचारित किया, वो भी हम अभी देखेंगे। प्रचारित करने के बाद में 4 पीस के जो पिलर हैं, ये 4 पिलर्स जो हैं मार्केटिंग मिक्स के, उनको किस प्रकार से काम किया देखते हैं। तो पहले समझना होगा कि मार्केटिंग मिक्स क्या चीज़ है, कि ये विपणन के 4 घटकों के मिलकर बना हुआ एक शब्द है जिसे हम 4 पीस कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट है उत्पाद, उसके बाद प्राइस मूल्य, प्लेस स्थान, प्रमोशन प्रवर्तन। इन उपर्युक्त 4 घटकों का मिश्रण ही विपणन मिश्रण कहलाता है। अब इसकी स्कॉलर की परिभाषा देख लेते हैं। कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी कंपनी के द्वारा या किसी कंपनी के मालिकों या मालिकों के समूह के द्वारा उत्पाद को, स्थान को, मूल्य को और उसको बेचने के लिए क्या प्रमोशन एक्टिविटी की जा रही है, उन सबके संयोजन को, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के संयोजन को जोड़ के देखेंगे तो उसे ही हम यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। ये संस्था क्यों करती है, क्योंकि संस्था को अपना या कंपनी को अपना उत्पाद मार्केट में बेचना होता है। बेचेगी जब भी तो लाभ कमाएगी। तो इन चारों टूल्स को यूज़ किया जाता है, इनके संयोजन को हम यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। किसे, उत्पाद, स्थान, मूल्य और संवर्धन की। अब ऐसा भी नहीं है कि आप उत्पाद को लेके खड़े रहेंगे तो आपको उत्पाद बिक जाएगा, नहीं, आपको स्थान को भी देखना पड़ेगा, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके जो कंपटीटर हैं उन्होंने क्या मूल्य रखा हुआ है, आपने जो मशीनरी लगाई है उस मशीनरी से आप उसके अंदर कॉस्टिंग को कम कर पा रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में इसको चलाएंगे या डिजिटल मीडिया में चलाएंगे या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताएंगे या आप किसी और अन्य प्रकार का प्रमोशन एक्टिविटी करेंगे या घर टू घर सेल करेंगे, तो उन सब चीज़ों का एक संयोजन होता है, उसे कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने विपणन मिश्रण कहा है। 4 पीस का संयोजन समुचित अनुपात में किया जाता है। ऐसा नहीं है जैसे 4 चीज़ें हैं तो 25 अनुपात 25 अनुपात 25 अनुपात पे काम करने का प्रयास है, लेकिन हो सकता है कोई 20 अनुपात 30 हो जाए, 40 अनुपात 10 नहीं होगा, क्योंकि फिर आपकी सेल जो है वो गड़बड़ाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समुचित अनुपात में इनको संयोजन के साथ ही कंपनी दिमाग में रखते हुए उत्पाद के साथ, मतलब उपभोक्ता के साथ व्यवहार करती है। जेम्स कुलिटन, ये कुलिटन है, ध्यान रखिएगा, ये जेम्स कुलिटन, कुलिटन नहीं है, जेम्स कुलिटन ने दिया। विपणन मिश्रण का जो शब्द है वो जेम्स कुलिटन ने दिया है। इसे विपणन मिश्रण के पिताजी कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स के फादर ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन है, जेम्स कुलिटन। जेम्स कुलिटन। नील एच बोर्डन ने इसे प्रचारित किया। और 4 पीस का जो कंसेप्ट है वो जेरोम मैकर्थी ने दिया। जेरोम मैकर्थी ने 4 पीस का कंसेप्ट दिया। यूज में आए, लिख लें, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, आपको ये याद भी हो जाएंगे, 3-4 बार मैंने इसमें अच्छे से बोल दिया है। आगे चलें, अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि 4 पीस के साथ साथ विपणन के घटक, ठीक है। तो क्या घटक हैं कि उत्पाद क्या होता है, कोई भी अगर आपसे पूछ ले सामान्य अर्थों में चलते चलते कि उत्पाद क्या है, तो किसी भी कंपनी के द्वारा जो उपयोग की जाने वाली वस्तु है वो उत्पाद कहलाती है। कोई कंपनी है एक्स, वो किसी भी चीज़ को बनाएगी तो पहली शर्त है वो उपयोग के अनुसार होगा, और वो वस्तु जो उपयोग में ली जाने वाली होगी उसे उत्पाद कहते हैं। तो संगठन द्वारा बिक्री हेतु प्रस्तुत वस्तुएं अथवा सेवाएं उत्पाद कहलाती हैं। सामान्य परिभाषा है कि संगठन द्वारा बिक्री हेतु प्रस्तुत वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पाद कहलाती है। अब ठीक स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान सिंपल सी बात है, जहां बेचने वाला आ जाए और जहां खरीदने वाला चला जाए। हम देखते हैं कई सुबह सुबह सब्जी मंडी जाते हैं, ठीक है, सब्जी खरीदते हैं, तो वहाँ पे मंडी रहती है। तो मंडी वो स्थान है जहाँ उत्पाद बेचने के लिए पहुँच जाता है और ख़रीदार जो है वो सब्जी को लेने के लिए पहुँच जाता है। ये एक बेसिक एग्जांपल है कि जहाँ ग्राहक सुविधाजनक तरीके से खरीदारी कर सकता हो उसे हम स्थान कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब स्थान में भी बहुत सारे हम देखेंगे, प्रमुख रूप से ये चैनल की बात कर रहा है
कि होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इनकी बात हम तसल्ली से करेंगे। उसके बाद आती है बात मूल्य की, यानी कि प्राइस की। तो सिंपल सी बात है, हम कोई भी सामान बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो हम हमारी जेब से 100 रुपये का नोट निकालते हैं या 1 लाख रुपए देते हैं, तो वो हम कीमत चुकाते हैं। उसके बदले में जो कंपनी हमें देती है वो मूल्य देती है। आपने फ़ोन लिया एप्पल का, तो आपके हाथ में वो मूल्य आया है, ठीक है? तो मूल्य क्या है? ये किसी उत्पाद या सेवा के लिए लिया गया मूल्य है। कंपनी मूल्य लेती है और हम उसे कीमत चुकाते हैं। तो उत्पाद और मूल्य में भी अंतर देखेंगे। कई समझ नहीं पाते हैं, कंपनी जो हमें देगी वो मूल्य है और हम कंपनी को देंगे वो कीमत है। यह ध्यान रखने वाली बात है। तो मूल्य के ऊपर बात करेंगे। संवर्धन क्या है कि कंपनी के द्वारा उत्पाद को इस प्रकार से बाजार में प्रस्तुत किया जाए कि खरीदार जो है उसकी इच्छा हमारे उत्पाद को खरीदने के लिए हो। हम उसे जानकारी इस प्रकार की दें, उसे हम प्रभावित करें, उसे हम पोषित करें, हम अपनी ओर उसे रिझाएँ, खींचें और जो लीड्स हैं या सेल है उसे बढ़ाने का काम करें, तो संवर्धन है। हम देखेंगे प्रिंट मीडिया में किस तरह से काम होगा, सॉरी डिजिटल मीडिया में किस प्रकार का काम होगा, पर्सनल सेलिंग के बारे में इसके अंदर बात की जाएगी, हम अच्छे से देखेंगे। तो ये 4 चीज़ें मैंने समझा दी है आपको बेसिक तरीके से। अगला जो है 4 पी के कंसेप्ट के बाद भी 3 पी रह जाते हैं वर्तमान में अलग से। पूछ ले कि 4 पीज़ आपने देख रखे हैं, नवीन जो 3 पी हैं वो क्या हैं? पहला है पी फिज़िकल एक्सिस्टेंस। सामान्य अर्थों में समझने का प्रयास करते हैं। गर्मी के दिनों में एसी की बिक्री बहुत तेज़ होती है या आइसक्रीम की बिक्री बहुत तेज़ होती है। ये 4 से 6 महीने चलने वाला ही एक मौसमी बाज़ार है। लेकिन अब 6 महीने कंपनियाँ अपने उत्पाद को किसी भी जो आपके ग्राहक है, उसके मन और मस्तिष्क में तो रखेंगी ना। तो जब माँग जो है वो कम हो, उस समय भी कंपनियाँ ऐसे प्रयास करती हैं ताकि उत्पाद जो हैं वो बाज़ार में बने रहें। जैसे कि एसी की रेट को कम कर दिया जाता है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, कूलर की रेट भी कम होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो फिज़िकल एक्सिस्टेंस का सामान्य अर्थ हम समझे हैं कि भौतिक विद्यमानता, कि कंपनी का अस्तित्व उस समय भी मार्केट में बना रहे जब उसके उत्पाद कम हो। कारण कुछ भी हो, लेकिन उत्पाद कम हो जब भी वो वहाँ पर फिज़िकल एक्सिस्टेंस हो, ये नया पी है। उसके बाद इसके अंदर हम दूसरी बात करेंगे, वो बात करेंगे प्रोसेस की, कि प्रोसेस क्या है? कि प्रोसेस वो है कि अब इसको समझें, उत्पादों की माँग जब अधिक हो, तो मार्केट में आपका उत्पाद उपलब्ध होना चाहिए। आपके स्टोरेज, वेयरहाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन के चैनल या जो भी आपके सेल्स पर्सोनल हैं, आपका उत्पाद जब माँग होगी, तब आपको मार्केट में उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन आपके उत्पाद की माँग है और आप मार्केट में दे नहीं पाए, तो फिर वहाँ पर ग्राहक क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को सेकंड या छठे नंबर का पी कहा गया है कि उत्पादों की माँग अधिक हो, तब उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध करवाना, ताकि संस्था को लाभ हो और ग्राहकों को अधिक संतुष्टि हो। ठीक है? इसके ऊपर भौतिक विद्यमानता, ये संस्था, कंपनी, वो उत्पाद की छवि लोगों के मन में बनाए रखने की प्रक्रिया है, जैसा मैंने समझा दिया। तीसरी बात आती है कि जो 7वें नंबर का पी जो दिया गया है, यानी कि पीपल, लोग। तो कंपनियां जो हैं वो सॉफ्ट स्पोकन पर्सन्स को रखती हैं कि भाई सभ्य हो, सुंदर हो, दिखने में अच्छे अट्रैक्टिव हो, ताकि हमारे उत्पाद को अच्छे तरीके से बेच पाएँ। कोई उत्पाद बेचने के उपरांत अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसको डील करने के लिए भी, आप कभी एयरटेल पे फ़ोन करते हैं तो आपको, आप कुछ भी कह दीजिए उन्हें, लेकिन वो एक सेट ऑफ ऑर्डर में ही आपको जवाब देंगे, बोलेंगे अच्छा। आप बाज़ार में किसी भी दुकान पे मोबाइल लेने जाएँगे तो कंपनियों के जो लोग हैं वो अच्छे अपने प्रेजेंटेशन को आपके सामने अच्छा प्रस्तुत करेंगे। तो सेलिंग में या कंपनी को उत्पाद बेचने में लोगों का ऐसा समूह हो जो विपणन प्रक्रिया में आपके विपणन को बढ़ाने का काम करे, उत्पाद को बेचने का काम करे। तो सभ्य हों, शांत प्रकार के लोग हों, आकर्षक व्यक्तित्व को यहाँ रखा जाए, ताकि इससे सेलिंग जो है वो इफेक्टिव होती है और उससे उत्पाद बिकेगा तो सामने वाले को भी लाभ होगा, ग्राहक को और कंपनी को तो लाभ होना तय है। तो ये 3 पीस जो हैं बस इतने से हैं। हम उनको तो डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हैं बहुत छोटे से हैं, मैंने यहाँ बता दिया। इसके अलावा कहीं आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लग जाएँ। इतनी सी परिभाषाएँ हैं, आप इसको समझ लें। अब प्रमुख विशेषता क्या होती है कि भाई इसकी विशेषता क्या है? क्यों काम आता है ये? तो मार्केट में क्या होता है कि बहुत से प्लेयर होते हैं। जैसे एसी की हम बात करें तो एलजी का भी मिलता है, ओरिजिनल का भी मिलता है, सैमसंग का भी मिलता है। उसके बाद हम टीवी की बात करें तो सैमसंग की भी है, एलजी की भी है, एप्पल की भी है, कई प्रकार की टीवियाँ हैं। आप थोड़ा-सा नीचे उतर के आ जाएँ तो नमक बहुत प्रकार के हैं। हमारे जो दैनिक जीवन में
यूज़ करने वाली वस्तुएँ, साबुन है, वो भी अलग-अलग प्रकार की हैं। अब चीज़ें तो मार्केट में बन रही हैं, अब उनके बनने से बेचने तक की कहानी है। तो किस प्रकार का संयोजन किया जाए? तो विभिन्न प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के टूल्स को अपनाया जाता है, विभिन्न प्रकार की प्लान्स, पॉलिसी, प्रोग्राम्स लाए जाते हैं। तो ये क्या है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं, नीतियों, विधियों और व्यू रचनाओं और जो उपकरण हैं उनका एक संयोजन है। कंपनी के लोग बैठेंगे, अपनी नीति को बनाएँगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, क्रियान्वित करने के साथ-साथ स्ट्रैटेजी को अपनाएँगे, प्लान्स बनाएँगे, पॉलिसी बनाएँगे, प्रोग्राम बनाएँगे, तो ये उस प्रकार की इसमें एक विशेषता है। अब प्रत्येक संस्था को इसको करना पड़ता है, आप समय ऐसा नहीं है, जो भी मार्केट में कंपनी आ गई है, उनको ये करना पड़ेगा। तो हर एक कंपनी का अपना-अपना अलग-अलग मार्केटिंग मिक्स मॉडल होता है, अलग-अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग-अलग होता है, अलग-अलग प्रोडक्ट की डेप्थ होती है, उसके लिए अलग-अलग होता है, आगे देखेंगे हम। ये व्यवस्थित एवं सतत अवधारणा है, कंपनी जो है वो चारों पीस को इस प्रकार से संयोजित करती है ताकि उनकी सेल बढ़े और लगातार करना पड़ता है। 4 पीस की अवधारणा के साथ-साथ ये नवीन 3 पीस की अवधारणा भी हम इसके अंदर देख रहे हैं और सिंपल सी लाइन जो हर जगह ही लगानी है कि विपणन मिश्रण प्रबंध का एक कार्य है। और ये जितने भी जो मार्केटिंग मिक्स है उस मतलब जितने भी मिक्सेस होते हैं उनसे सबसे बड़ा जो मिक्स है वो मार्केटिंग मिक्स है। विपणन मिश्रण की प्रभावशीलता तभी हो सकती है जब सभी घटकों का यानी चारों घटकों का प्रोडक्ट का प्राइस प्राइस का प्रमोशन का और जो चारों हैं उनका जो संयोजन है वो अच्छा होगा, तभी आप सफल होंगे। सब उस अनुपात को अगर ढंग से बना पाएंगे। संस्था की एक ये इंटीग्रेटेड व्यू रचना है, इंटीग्रेटेड व्यू रचना है, एकीकृत व्यू रचना है, जिस पर संपूर्ण संगठन का विपणन की सफलता होती है। ये विपणन की समस्त समस्याओं का समाधान करती है, बिल्कुल सही बात है। मार्केटिंग की समस्याओं का समाधान इसी स्ट्रेटजी से, इसी प्लान से, इसी पॉलिसीज से होता है। न्यूनतम लागत पर ग्राहक संतुष्ट होता है, लाभ प्राप्त करने से इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो विभिन्न क्रियाओं, नीतियों, विधियों, व्यू रचनाओं, उपकरणों का ये संयोजन है। ये प्रत्येक संस्था का अपना मार्केटिंग मिक्स मॉडल होता है। ये व्यवस्थित एवं सतत अवधारणा है। यह है विपणन मिश्रण जो है प्रबंध का कार्य है। 4 पीस के साथ साथ अब वर्तमान में 3 पीस पे भी ये जाने लगा है। मिश्रणों का एक कंप्लीट मिश्रण है। विपणन मिश्रण की प्रभावशीलता सभी घटकों को एक साथ संयोजित किए जाने के उपरांत ही सफल हो पाती है। ये संस्था की एकीकृत व्यू रचना है जिस पर संपूर्ण संगठन का या कंपनी का विपणन आधारित होता है। विपणन की समस्त समस्याओं का समाधान मार्केटिंग मिक्स हमको करके देता है। न्यूनतम लागत पर ग्राहक संतुष्टि और लाभ की प्राप्ति इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब आगे बात करेंगे कि इनको प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक हैं। सबसे पहला तो वो 4 पीस इनको प्रभावित करते हैं। अब उत्पाद है, कब बनाना है, कहाँ बनाना है, किस प्रकार का बनाना है, क्या रंग होगा, क्या आकार होगा, क्या प्रकार होगा, क्या हमें सेवाएं देनी है, ये सारी उत्पाद के ऊपर निर्भर है। इससे मार्केटिंग मिक्स प्रभावित होती है। तो मार्केट में कितने प्लेयर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट की वैरायटी किस प्रकार की होगी, कैटेगरी किस प्रकार की होगी। पहला है प्रोडक्ट, यानी कि साथ साथ में इसमें सेवाएं भी शामिल हैं। उसके बाद स्थान है कि हम उसको बेचेंगे कहाँ पर, हम उसे ऑनलाइन बेचेंगे, हम उसे सीधे आपके डीलर को देंगे, होलसेलर को देंगे या फुटकर को देंगे, या फिर हम घर घर जाके डोर टू डोर पर्सनल सेलिंग करेंगे। दूसरा कारक ये स्थान हुआ। तीसरा मूल्य हुआ कि आसपास में जितने भी लोग हैं उस उत्पाद के पूर्व में जो लोग काम कर रहे हैं या मार्केट में एक्सिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसकी क्या प्राइस है, आप उससे थोड़ा सा कम रखोगे शुरुआती दौरों में तो आपकी कंपनी चलेगी। तो आप मूल्य को भी देखोगे, आपने जो भी लागत लगी है, लागत लगने में जो भी आपका है क्या वो निकल पा रही है या नहीं निकल पा रही है, तो वो सब चीज़ें मूल्य का एक पार्ट है। प्रमोशन की एक्टिविटीज़ क्या होंगी कि भाई ये आप इसके अंदर प्रिंट मीडिया में इसका प्रचार करेंगे या आपके मास कैंपेन चलाएंगे या डिजिटल मीडिया में आप जाएंगे या पेपर में एड देंगे या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से काम करेंगे या घर एक पर्चे बंटवाएंगे, पंपलेट बंटवाएंगे। जो भी संवर्धन की एक्टिविटी है इसमें हम कई प्रकार की चीज़ों को देखेंगे। आप कई प्रकार की छूटें भी देंगे, कई प्रकार के डिस्काउंट्स भी देंगे, कई प्रकार के ऑफर्स भी दिए जाएंगे, वो सब प्रमोशन एक्टिविटीज़ में आते हैं। विपणन में शोध के ऊपर बात करें तो हम समझ रहे हैं कि सब सारा ही काम R&D पे हो रहा है। ग्राहक को देखा जाता है, ग्राहक को समझा जाता है, उसकी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को समझ के ही हम R&D करते हैं। उससे भी हमारे जो कारक ये आता है विपणन मिश्रण में। परिवहन कैसा होगा हमारा, अगर जिसको ऐसे समझें कि आप जैसलमेर चले जाइए, आप 4 रुपये के बिस्कुट को 6 रुपये में खरीदना पड़ता है तो लागत बढ़ जाती है वहाँ पर। वो एक अलग बात है
कि कंपनी एमआरपी देती है लेकिन कई जगहों पे अधिक पे बिकता है, तो परिवहन के साधन भी हमें देखने पड़ते हैं। उसके बाद भंडारण की व्यवस्थाएं क्या होंगी हमारी, हमारा उत्पाद मार्केट में डिमांड होगी तो भंडारण की व्यवस्था भी हमें देखनी पड़ेगी। जो मार्केट है उसके नियर बाई हमारा भंडारण होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। ब्रांडिंग भी आप प्रभावित करती है। सप्लाई मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो तो आगे आपका टॉपिक आ ही रहा है। सप्लाई चेन भाई, एक चैनल की सप्लाई है, दो चैनल की सप्लाई है या तीन चैनल की सप्लाई है। एक चैनल मतलब आप केवल रिटेलर के माध्यम से बेच रहे हैं, होलसेलर है, डीलर है या स्टॉकिस्ट है, जो भी इसके अंदर है ये मध्यस्थ होंगे। आप अपने लाभ के बारे में भी देखेंगे तो वो भी चीज़ विपणन मिश्रण को प्रभावित करेगी। एक उपभोक्ता का व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि ह्यूमन जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझते हैं कंज्यूमर का टेस्ट, जो नवीन युवा जो जनजी पीढ़ी आई है वो तो बदल ही रही है। आप समझिए 6 महीने से ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को देखती नहीं है। कंपटीशन को भी देखना पड़ेगा, बाजार की व्यवस्थाएं कैसी हैं, डिमांड यानी मांग आधारित बाजार है या बिक्री आधारित बाजार है। शेयर मार्केट का प्रभाव भी देखा जाता है वर्तमान में। परिवहन है, परिश्रम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। आप एक दो बार देखेंगे, सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। सरकार की नीतियां और नियम क्या हैं, वैट, जीएसटी, मैट, एफआरबीएम, ये सब क्या काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखने से ही मार्केटिंग मिक्स मॉडल जो है वो अच्छा बनेगा। यानी ये सब चीज़ें जो हैं वो मार्केटिंग मिक्स मॉडल को प्रभावित करती है। प्रभावित करने वाले ये तत्व और कारक हैं। आगे देखिए, अब यहाँ से पहला जो हमारा कंसेप्ट है 4P में, वो है उत्पाद। अब उत्पाद होता क्या है, सामान्य अर्थों में तो हमने देख लिया। एक मिनट। तो अब हम उत्पाद मिश्रण को देखेंगे कि उत्पाद मिश्रण, ये मार्केटिंग मिक्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये प्रोडक्ट मिक्स है। अब इसमें प्रोडक्ट मिक्स में हम लेबलिंग देखेंगे, ब्रांडिंग देखेंगे, इन सब बातों को देखेंगे। उत्पाद के अंदर हम उत्पाद प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट की डेप्थ क्या होती है, प्रोडक्ट की विड्थ क्या होती है, प्रोडक्ट का प्रकार कौन कौन सा होता है और प्रोडक्ट की परिभाषा, इनको देखने का हम प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को भी हम देखने का आज इसके अंदर प्रयास करेंगे। तो पहला है कि विपणन जो है, मार्केटिंग जो है, उसका जो सबसे सीधा संबंध है वो आपके उत्पाद से है। सारी मार्केटिंग या संपूर्ण मार्केटिंग जो है उत्पाद के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर मार्केट में आपका उत्पाद अच्छा है तो बिकेगा, सामाजिक मानकों के अकॉर्डिंग है बिकेगा, क्वालिटी है बिकेगा, अच्छी लागत वाला बना हुआ है बिकेगा। तो संपूर्ण विपणन जो है उत्पाद के इर्द गिर्द घूमता है। विपणन का प्रथम आधार जो है, या प्रथम अगर बात होगी या देखा जाएगा, तो हम केवल उत्पाद को ही देखेंगे। तो संगठन के द्वारा, उत्पाद क्या है, संगठन के द्वारा बिक्री हेतु प्रस्तुत किए जाने वाली वस्तु। कोई कंपनी है, वो कुछ बना रही है और वो उपयोगिता की है मार्केट में और वो कंज्यूमर खरीदने के लिए उसको तैयार है, तो उसे ही उत्पाद कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक आप मकान बना रहे हैं और वहाँ पे सुनार के पास गए और वहाँ से सोने की ईंट को लेके आ गए, तो क्या मकान में लगाओगे? इतने में तो मकान ही बन जाएगा। तो उपयोगिता नहीं है वहाँ पे, तो उस मकान बनाने वाले के लिए वो सोने की ईंट उपयोगी नहीं है। क्या एक जो ईंट होती है सामान्य जो मकान में लगती है, उसको आप क्या सुनार के पास जाके बेच देंगे? क्योंकि उसके लिए उसकी उपयोगिता नहीं है। तो उत्पाद वो नहीं है, उपयोगिता के आधार पर उत्पाद तय होता है। तो संगठन के द्वारा बेचा जाने वाला या प्रस्तुत किया जाने वाला वो उत्पाद जो किसी ग्राहक के लिए उपयोगी हो, वो उत्पाद कहलाता है, या वो वस्तु जो ग्राहक के लिए उपयोगी हो, वो उत्पाद कहलाती है। इन्हीं परिभाषाओं को पढ़ते हैं कि वस्तु सेवा जो किसी विशेष उद्देश्य, देखो बिना विशेष उद्देश्य के तो उत्पाद हो ही नहीं सकता, कि वस्तु सेवा जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम में लाई जाती है, उत्पाद कहलाती है। सामान्य एग्जाम्पल समझे दिया, ईंट वाला, जिसका जहाँ उपयोग होगा वही विशेष उद्देश्य के उपयोग को पूरा करके वही उत्पाद या वस्तु कहलाएगी। मतलब वो वस्तु उत्पाद कहलाएगी। वो वस्तु जिसे ग्राहकों की मांग के अनुसार तैयार किया जाता है, वह वस्तु जिसे ग्राहकों की मांग के अनुसार तैयार किया जाता है तथा जिससे ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके, उसे हम उत्पाद कहलाते हैं। वही बात घूम फिर के जो मैंने बताई है। वो वस्तु या सेवा जिसे बाजार में किसी जरूरत या इच्छा को पूरा करने के लिए पेश किया जाता है कंपनी के द्वारा। एक कंपनी है, सामने ग्राहकों की इच्छा और आवश्यकता है, उसके लिए जो वस्तु दे रही है बाजार में, वही उत्पाद या सेवा है। सिंपल सी बात है, मैं समझता हूँ आपको याद होगी। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं उत्पादों के प्रकार। अब उत्पादों के प्रकार को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको 1 सेकंड 2 सेकंड में बताता हूँ कि उत्पाद क्या है। सामान्य अर्थों में देखें तो उत्पाद क्या है
कि एक उत्पाद वो होते हैं जो आप और हम जैसे लोग यूज़ करते हैं, जो दैनिक जीवन में यूज़ आते हैं। एक उत्पाद वो होते हैं जिसे हम औद्योगिक स्तर पर यूज़ करते हैं कच्चे माल के रूप में। कुछ उत्पाद हमारे को छूने के आधार पर देखे जा सकते हैं और कुछ को जैसे हम कुर्सी है, टेबल है, ये पेन है, इसे हम छू सकते हैं। ये दूसरी जो हमारी डाक की सेवाएँ हैं या बैंकिंग सेवाएँ, इन्हें हम छू नहीं सकते। कुछ वस्तुएँ टिकाऊ प्रकृति की होती हैं जो लंबी चलती हैं और कुछ वस्तुएँ हम देखते हैं रोज़मर्रा की जैसे खाने-पीने वाली चीज़ें और जो बाज़ार में हमारी जो कार है, बाइक है, मोपेड है, वो टिकाऊ वस्तुएँ होती है। तो उपयोग के आधार पर कि हम कंज़्यूमर यूज़ कर रहे हैं या कोई ऑपरेशनल जो रॉ मटेरियल के रू यूज़ में हो रहा है। स्थायित्व के आधार पर लंबी चलेगी या कम मात्रा की है या उसकी मूर्तता के आधार पर हम उसे छू सकते हैं या नहीं छू सकते, यानी वास्तविक या अमूर्त। तो सबसे पहले उपयोग के आधार पर उपभोक्ता की वस्तुएं, उसके बाद औद्योगिक वस्तुएं कि यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद स्थायित्व के आधार पर टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तु और गैर टिकाऊ, टिकाऊ वही हम जो देखते हैं कार है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ये स्थायित्व के आधार पर हैं, लंबी चलती हैं। और साबुन है, तेल है, नमक है, यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट, दूध है, ये सब इसके अंदर आते हैं। जिन्हें हम छू सकते हैं मूर्तता के आधार पर कि भाई जो है आपके वास्तविक यानी कि भौतिक रूप से, जैसे हम टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, टीवी है, कूलर है, जिन्हें हम छू सकते हैं। और दूसरे हैं अमूर्तता, जो भौतिक रूप से है, डाक सेवा, बैंकिंग सेवा आदि जो है इसके अंदर हैं। इस पे ध्यान दें कि उपयोग के आधार पर कौन कौन सी क्या क्या हैं। वस्तु दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक तो होती हैं जो उपभोक्ता भी दो प्रकार से यूज़ करता है। एक वो वस्तुएं होती हैं जो क्षयनाशक प्रकृति की होती हैं, जैसे कि आप ब्रेड है, बिस्कुट है, आइसक्रीम है, हम ये चीज़ें लेते हैं। दूसरी होती है शॉपिंग उत्पाद या शॉपिंग का सामान जो हम लंबा चलाते हैं। तो एक कंज्यूमर हैं, आप हैं, हम हैं, दैनिक चीज़ों में जो एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट हैं वो हम लेते हैं, वो जल्दी क्षयनाशक प्रकृति के होते हैं। ये उसे हम सुविधाजनक वस्तुएं कहते हैं, सुविधाजनक उत्पाद कहते हैं, जो हम डेली यूजेस में काम में लेते हैं। ब्रेड है, बिस्कुट है, नमकीन है, अचार है, ये सब सुविधाजनक वस्तुएं हैं। तो पहला उपभोक्ता की सुविधाजनक, ये क्षयनाशक प्रकृति के होते हैं, इन्हें बार बार खरीदा जाता है, ब्रेड, आइसक्रीम, चॉकलेट। शॉपिंग सामान या शॉपिंग उत्पाद वो होते हैं जो आपके टिकाऊ प्रकृति, ये शेपिंग है या शॉपिंग है, मैं देख लूँगा इसको ना, तो ये टिकाऊ प्रकृति के होते हैं, इन्हें बार बार नहीं खरीदा जा सकता। उदाहरण है कार है, टीवी है, मोटर है। तो ये जो हैं ये स्थायी प्रकृति के हैं। दूसरा है औद्योगिक, जैसे आप ब्रेड बनाने वाली कंपनी है तो उसे अंडा भी चाहिए, आटा भी चाहिए और शक्कर भी चाहिए, तो उसे कच्चे माल के रूप में ये औद्योगिक वस्तुएं कहलाएंगी। उसे मशीनरी को यूज़ करना होगा तो वो औद्योगिक वस्तुएं कहलाएंगी, वो भी एक प्रकार का उत्पाद है। परिवहन की आपूर्ति जो है, परिचालन की आपूर्ति है, ऑपरेशनल वर्क है, तो वो भी इसके अंदर औद्योगिक उत्पाद की वस्तुएं कहलाती हैं। तो देख लेंगे उत्पादों का प्रकार, उपयोग के आधार पर उपभोक्ता हम आप जैसे, कंपनी बनाती है वो रॉ मटेरियल के रूप में, स्थायित्व के आधार पर टिकाऊ, गैर टिकाऊ, उसके बाद मूर्तता के आधार पर वास्तविक, वास्तविक जिन्हें हम छू सकते हैं, अमूर्त जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो उत्पादों का प्रकार हो गया। अब हम बात करेंगे उत्पाद मिश्रण की। ये प्रोडक्ट मिश्रण क्या है। अब कोई कंपनी है, यहाँ पे एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा कि टाटा की कंपनी है, टाटा कार भी बनाती है और टाटा नमक भी बनाती है। जैसे हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग एक मोबाइल वर्ग में पूरा मोबाइल बनाती है। आप समझते हैं कि मोबाइल की बहुत बड़ी रेंजेस है उनके पास। सैमसंग टीवी में बनाती है, तो टीवी में भी बहुत ज़्यादा प्रकार है उनके पास। फ्रिज भी बनाती है सैमसंग, ठीक है, टीवी भी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है और कई प्रकार के, नाना प्रकार के आइटम बनाते हैं। तो किसी कंपनी द्वारा पेश किए गए उत्पाद और सेवाओं का जो पूरा समूह होता है उसे उत्पाद मिश्रण कहते हैं। कि कोई पूछे एक कंपनी जो भी सामान बनाती है क्या वो उत्पाद मिश्रण के दायरे में आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को हम यहीं पढ़ सकते हैं कि एक उत्पाद होगा तो उसकी ब्रांडिंग भी की जाएगी, उसकी लेबलिंग भी की जाएगी, उसकी पैकेजिंग भी की जाएगी। इन तीन चीज़ों को यहीं पढ़ेंगे कि ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, ठीक है। तो ये प्रमुख गतिविधियां उत्पाद मिश्रण में आती है। जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। ब्रांडिंग क्या है? सामान्य अर्थों में किसी उत्पाद का नामकरण करना। जैसे मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, तो ब्रांडिंग ही है। महेंद्र सिंह धोनी 24 साल की उम्र तक भारतीय टीम में नहीं आया था, तब भी उसका नाम था, नामकरण था, लेकिन आने के बाद वो एक ब्रांड बन चुका है। तो सामान्य अर्थों में
उत्पाद के नामकरण को ही ब्रांडिंग कहते हैं। जैसे एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, हम जानते कैसे, क्योंकि उसका नाम है। तो किसी भी उत्पाद की पहचान करना, अब उसे पहचान करने के लिए हम उसको नाम दे सकते हैं, हम उसको कोई शब्द दे सकते हैं, हम उसे कोई डिज़ाइन दे सकते हैं, या उसमें कोई प्रतीक कर सकते हैं। तो इन सबको नाम देना, डिज़ाइन देना, शब्द देना, प्रतीक देना। एप्पल के फ़ोन में कभी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा एप्पल लिखा हुआ, केवल वो कटा हुआ एप्पल ही दिखता है, समझ रहे हैं? तो वो वहाँ प्रतीक है। सैमसंग के फ़ोन में कभी आप देखिएगा, सैमसंग ने कभी भी कोई लोगो नहीं लगाया है, सैमसंग केवल नाम देता है। तो कोई नाम है, कोई शब्द है, कोई प्रतीक है या डिज़ाइन है। या हीरो होंडा की मोटरसाइकिल के आप हीरो के ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर आप हीरो का नाम भी देखते हैं, लोगो भी देखते हैं, प्रतीक भी देखते हैं, डिज़ाइन भी देखते हैं। तो सामान्य अर्थों में किसी उत्पाद के नामकरण को ब्रांडिंग कहते हैं। अच्छी ब्रांडिंग की प्रमुख विशेषताएं हैं, नाम छोटे होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, सुनने में अच्छे होते हैं, ब्रांड नेम विशिष्ट होना चाहिए, जैसे उदाहरण है टाइप, जियो, स्कॉर्पियो। प्रचलित योग्य हों, सुझावात्मक हों, लोग अपन किसी को कहे कि नहीं यार ये गाड़ी फलाना अच्छी है, तो हम सुझाव भी दे सकते हैं। ब्रांड बहुमुखी होना चाहिए, मतलब उसमें डायमेंशन बहुत अधिक होने चाहिए। ब्रांडिंग का महत्व क्या होता है कि बाजार में आपका जो उत्पाद है वो विभेदीकृत हो जाता है, सीधे से आसानी से पहचान लेते हैं कि भाई ये फलाना कंपनी का फलाना उत्पाद है। ब्रांड के प्रति आपकी निष्ठा भी होती है, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं लोग कि साहब एप्पल का ही फ़ोन खरीदूंगा, चाहे वो उसके, अब वो उन चीज़ों में तो मैं जाना नहीं चाहता, पर वो ब्रांड निष्ठा का ही विषय है। पहचान में आसानी होती है। अब दूसरी बात करते हैं, पैकेजिंग क्या होती है। पैकेजिंग का साधारण सा अर्थ है कि कोई भी उत्पाद लो, उसे इस प्रकार से लपेट दो, बांध दो कि वो सुरक्षित हो, उस उत्पाद की हम मार्केट में पहचान कर सकें। यानी कि किसी कंटेनर में, रेपर में, बैग में या थैले में या कार्टून में किसी उत्पाद को बांधने की जो विधि है उसे हम पैकेजिंग कहते हैं। तो किसी उत्पाद को कंटेनर में या आवरण में डिजाइन करने और उत्पादन करने की कला, अर्थात किसी उत्पाद को उपयुक्त रेपर में, कंटेनर में, बैग को डिजाइन करने को हम पैकेजिंग कहते हैं। अब पैकेजिंग के 3 स्तर हैं, प्राथमिक स्तर की पैकेजिंग, द्वितीय स्तर की पैकेजिंग, तृतीय स्तर की पैकेजिंग। तो उत्पाद की जो पैकेजिंग है पहली, उसको ऐसे समझें कि कोई शैम्पू की बोतल है, वो सीधी एक उसमें जाएगी, या तो छोटा 1 रुपये का सैशे होता है उसके ऊपर वो रख देते हैं, जैसे चिक का शैम्पू है, सनसिल्क का शैम्पू है, या आप देखेंगे बोतल के अंदर आता है, या कोई तेल है तो प्राथमिक स्तर की पैकेजिंग में ही आएगा। द्वितीय स्तर की पैकेजिंग का एग्जाम्पल है, कोई इत्र की बोतल है, वो कांच, मतलब कांच की है, अंदर इत्र भरा हुआ है, फिर कांच है, फिर उसके ऊपर हमने कुशनिंग लगाई हुई है, फिर उसको हमने तीसरे किसी बॉक्स में डाला हुआ है, तो वो द्वितीय स्तर की पैकेजिंग कहलाती है। तृतीय स्तर की पैकेजिंग है जो परिवहन भंडारण के लिए थोक पैकेजिंग के रूप में काम में ली जाती है। जैसे कार्टून का बॉक्स है, बहुत सारे बिस्कुट है, उसके ऊपर बहुत सारे जो कार्टून्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं, वो भी एक है। हमारा यहाँ प्रचार करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है उसमें हम विमल के थैले देखते हैं क्या, तो वो भी एक उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पैकेजिंग, फिर उसके ऊपर द्वितीय स्तर की पैकेजिंग, फिर उसके ऊपर तृतीय स्तर की पैकेजिंग, और कई तो चतुर्थ स्तर की पैकेजिंग पे चले जाते हैं। तो ये पैकेजिंग के स्तर है। पैकेजिंग की आपको परिभाषा बता दी है। उसके बाद है पैकेजिंग का महत्व है कि उत्पाद की सुरक्षा इससे होती है। आप समझ रहे हैं, परिवहन में कहीं से टूटता फूटता नहीं है। उत्पाद की पहचान सुनिश्चित होती है, दूर से देख के भाई कि फलाना कंपनी का उत्पाद है। उत्पाद के संवर्धन में सहायक होती है, अपना आप में प्रमोशन भी होता है। उसके बाद लेबलिंग है। लेबलिंग सामान्य अर्थों में समझें कि आप नमकीन खरीदने गए बाजार में, बीकाजी की नमकीन को आप उल्टा करोगे तो उल्टा करके देखोगे कि इसके अंदर ये इस तारीख को बनी, ये इस तारीख को समाप्त होने वाली एक्सपायरी डेट, ये इतने रुपए की है, इसके ऊपर इतनी एमआरपी है, या इसमें जो है कैलोरीज के मापदंड ये हैं, ये एफएसएसआई के मानक को पूरा करती है, ये इसके अंदर बेसन है कि क्या है या क्या नहीं है, उन सब चीज़ों को। तो सामान्य अर्थों में देखें कि किसी उत्पादक को अपने उपभोक्ता को जो जानकारी देनी है वो लेबलिंग कहलाती है। सामान्य अर्थों में कि लेबलिंग उपभोक्ता और उत्पादक के बीच संचार का माध्यम है। उत्पादक जो बना रहा है, क्या कंटेंट को यूज कर रहा है, कब तक के लिए कर रहा है, कहाँ तक के लिए कर रहा है, उसकी दिनांक कितनी है, कब बनी है, कहाँ तक यूज में होगी, वो सब जो चीज़ें हैं वो कितनी उपयोगी हैं, स्वास्थ्य मानकों के लिए कितनी उपयोगी हैं, वो सब बातें जो हैं वो लेबलिंग में की जाती हैं। तो इसमें ब्रांड का नाम होता है, उत्पादनकर्ता का नाम होता है, उत्पाद निर्माण की दिनांक होती है, उत्पाद की एक्सपायरी होती है, आदि चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। लेबलिंग की क्या विशेषताएं, उत्पाद का सुस्पष्ट वर्णन उसमें मिलता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। भारत सरकार की प्लान और पॉलिसी को देखते हुए ही लेबलिंग तय की जाती है। उत्पाद ब्रांड की पहचान सुनिश्चित होती है, भाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। ग्राहकों में विश्वास का सृजन होता है। उत्पाद के प्रचार में मदद मिलती है, प्रचार प्रसार में मदद मिलती है।
उत्पाद मिश्रण के प्रमुख घटक वही आवश्यकताओं का पता लगाएंगे, आवश्यकता के अनुसार उत्पाद को तैयार करेंगे, उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार का निर्धारण करेंगे, उत्पाद की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग की जाएगी, उसके बाद में वारंटी गारंटी का निर्धारण किया जाएगा और मार्केट में बेचने के लिए कर दिया जाएगा। तो बनाने का तरीका है ये एक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैं पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ूंगा ताकि ये स्क्रीन पे पूरा समझ आए। पीएलसी क्यों की जाती है किसी भी उत्पाद की? आप, मैं समझता हूँ सब 25 साल से ऊपर के तो होंगे। मार्केट में मारुति 800 की कार मैं समझता हूँ अमूमन लोगों ने देखी होगी। मार्केट में आई और काफ़ी लंबे साल तक राज किया और चली गई। आपने रेनॉल्ट की डस्टर भी देखी होगी, वो मार्केट में लंबे टाइम तक आई फिर चली गई। आपने क्वालिस भी देखी होगी जो बहुत लंबे टाइम तक चली और फिर मार्केट से आउट हो गई। आपने महिंद्रा की स्कॉर्पियो भी देखी होगी जो लंबे टाइम से मार्केट में चल रही है। आपने ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट होंगे जो वर्तमान में चल रहे हैं। आज भी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की बात करें, वर्तमान में भी चल रही है। तो ऐसा क्या कारण आन पड़ता है कि कुछ उत्पाद तो लंबे टाइम तक चलने के बाद समाप्त हो जाते हैं और कुछ उत्पाद लंबे टाइम तक चलने के बाद भी लगातार लोगों के मन मस्तिष्क में जगह बना के रखते हैं। तो इसके अध्ययन के पैटर्न को जब देखा गया तो प्रोफेसर थियोडर लेविट ने जीवन चक्र की अवधारणा दी कि जैसे एक मनुष्य का भी एक जीवन चक्र होता है, उसकी बाल्य अवस्था होती है, उसकी युवा अवस्था होती है, उसकी प्रौढ़ अवस्था होती है, उसकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, वैसे ही किसी उत्पाद की भी अवस्थाएं होती हैं। क्योंकि आपने देखा है ये व्यवहारिकता का विषय है। उत्पाद आते हैं, कुछ तो प्रस्तुतिकरण की अवस्था में मार्केट में चल नहीं पाते, कुछ विकास की अवस्था में रहते हैं, कुछ परिपक्वता की अवस्था में रहते हैं। प्रश्न पूछा गया है आरएस मुख्य परीक्षा 2021 में, इसलिए ध्यान दें, ऐसा कैसा बना के आना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाके कुछ नंबर मिल पाएंगे। ये विषय ऐसे हैं 120 नंबर के, इसमें आप 40 से 50 नंबर खींच पाओ, बहुत बड़ी बात है। जो ये छोटे छोटे विषय हैं 20-20 नंबर के, इसमें 60 नंबर लाना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। तो इसको इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है कोर्स को कि इसमें भी अच्छे नंबर आए हैं। जो 6 के 6 विषय हैं 120 नंबर के, उसमें अच्छे नंबर आए। तो प्रोफेसर कोटलर ने उत्पाद जीवन चक्र, किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास को, मतलब उसका इतिहास क्या है, उसका सेलिंग पैटर्न क्या रहा है, सेलिंग पैटर्न क्या हुआ है भाई, उसका इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानने का प्रयास किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि कंपनी समझ सके कि हम उत्पाद में क्या चेंजेस कर सकें, उपभोक्ता की इच्छा को, समाज के मानकों को हम किस प्रकार से देख सकें, इसलिए ये चल रहा है। अब देखिए बहुत तसल्ली से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तुतिकरण, अब मैं यहाँ से समझने का प्रयास करूँगा, आपको समझाने का। यहाँ पे रुकेंगे हम थोड़े से कि पहली होती है किसी भी उत्पाद की प्रस्तुतिकरण व्यवस्था, प्रेजेंटेशन। फिर होती है डेवलपमेंट यानी कि विकास। फिर वो उत्पाद जो है परिपक्वता के स्तर पे पहुंचता है, कितनी देर ठहरता है। फिर संतुष्टि की अवस्था पे लोग उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसका पतन होना सुनिश्चित है। व्यक्ति का और उत्पाद का, सबका एक जीवन चक्र है। तो प्रस्तुतिकरण अवस्था में हम बात करते हैं सबसे पहले मारुति 800 की। 1990 के बाद ये गाड़ी आई, तो सबसे पहले हम 1990 की कहानी पे देते हैं कि यहाँ पर हम आज 1990 में खड़े हुए हैं। इसी के इर्द गिर्द माना कि आप भी देखते हैं। तो उत्पाद जब आई मारुति 800, तो ये आरंभिक लागत अधिक हुई होगी, मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट डाले गए होंगे, गाड़ी को बनाया गया होगा, तो कंपनी को उस टाइम लाभ भी कम हुआ होगा, खर्चा अधिक करना पड़ेगा। तो किसी भी उत्पाद को प्रस्तुतिकरण की अवस्था में बाजार में जब प्रस्तुत किया जाता है तो 3 चीजें हैं। आरंभिक लागत कंपनी की अधिक होगी, लाभ उसको कम होगा, खर्च अधिक होगा। ये 3 बातें हर उत्पाद के जीवन में चलेंगी। जब इस अवस्था को वो पूरा करेगा, यानी कि 1990 से लेकर 1995 पे बात पहुंची, तो उस मारुति 800 की कार है वो मार्केट में ग्रोथ अवस्था में पहुंचती है। ग्रोथ अवस्था में पहुंचने के बाद में उसकी बिक्री बढ़ती है। बिक्री बढ़ने से कंपनी को लाभ होता है। उसके बाद लोगों की जो पहचान है वो मार्केट में मारुति 800 पहचान बनाना शुरू कर देती है। समझ रहे हैं बात को? तो बिक्री बढ़ती है, लोग उत्पाद को पहचानने जानने लगते हैं। विकास की अवस्था में प्रति इकाई लागत जो है उत्पाद की वो कम होती है। जो उस टाइम पे ₹1,00,000 की थी वो 80,000 के आसपास या 70,000 के आसपास, क्योंकि डिमांड बड़ी है, उत्पादन बड़ा है, तो लाभ भी बड़ा है कंपनी को। तो ज़्यादा उत्पाद बिकेगा तो प्रति इकाई लागत जो है वो कम पे भी काम हो जाएगा। लाभ छोटे छोटे रूप में शुरू होता है। तो पहली अवस्था किसी भी उत्पाद को प्रस्तुतिकरण कहलाती है, दूसरी अवस्था उसकी विकास की अवस्था कहलाती है। चलते चलते 1999 और 2000 के आसपास आप देखेंगे आपके घर परिवार में, मोहल्ले में आपको ये गाड़ी
एक परिपक्व अवस्था में दिखने लग गई थी मारुति 800। मैं उन एग्जाम्पल को ले रहा हूं जो आपके आसपास के हैं, आपने देखे हैं, ठीक है। उत्पाद की पहचान मार्केट में बन चुकी है, मार्केट में मारुति 800 गाड़ी है, वो वर्तमान तरीके से देखते हैं आप सभी घरों में 2000 के आसपास वो दिखने लग गई थी। अमूमन तो जो नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं या थोड़े से बिजनेस क्लास वर्ग के लोग हैं उनके पास दिखने लग गई थी, कॉलोनी में 5-7 तो दिखने लग गई थी। तो उत्पाद पहचान बना चुका होता है, ग्राहक उत्पाद को अधिक पसंद करने लगते हैं, उसकी बिक्री बढ़ती है और मांग बढ़ती है। तो मारुति 800 की डिमांड 1900 से लेकर 2000 के आसपास अच्छी थी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। फिर जब संतुष्टि अवस्था में पहुंचता है कोई उत्पाद तो उसका पतन शुरू होने लग जाता है। उत्पाद जब संतुष्टि अवस्था में पहुंचेगा तो पतन शुरू होगा। उत्पाद ग्राहकों के लिए संतुष्टि देने वाला होना जाता है कि भाई सेटिस्फाई हो गया, मारुति 800 तो हमने चला ली। सन 2003 के आसपास, 3 से 4 के आसपास मार्केट में लोग सेचुरेशन की अवस्था में पहुंच गए थे कि हाँ भाई हमारे पास ये गाड़ी है, 2 लाख रुपए के आसपास आती थी, किस्तों से मिल जाती थी तो चल जाती थी। तो 1990 से लेके 2000 तक या 2000 तक वो परिपक्व अवस्था में पहुंचती है, संतुष्ट करती है मार्केट में लोगों को। अब मार्केट में आती है मारुति के बाद इंडिका, नए उत्पाद लॉन्च होने लगते हैं। मैं एक टारगेट ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो आसपास के हैं, समझ रहे हैं। अब इंडिका ने आके इसको चैलेंज कर दिया, जो इसको चला चुके थे वो इससे मोह भंग हो गया। तो नए वो अच्छे उत्पादों के आने के कारण किसी पुराने उत्पादों का पतन शुरू होने लग जाता है, पहला कारण तो ये है। दूसरा, उत्पाद की मांग कम हो जाती है, ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन होता है। तो ग्राहकों ने पहले 800 चला ली, उनका मन बढ़ गया, नई गाड़ी ऑप्शन के रूप में इंडिका आ गई तो उसके ऊपर स्विच हो गए लोग बाग। तो ये एक उत्पाद लाइफ साइकिल है या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। पहली अवस्था इसके अंदर प्रस्तुतिकरण की है, प्रेजेंटेशन है, डेवलपमेंट है, परिपक्व है, संतुष्टि अवस्था है। अब आप इसमें जो न्यूमोनिक्स बनाना चाहते हैं वो बना लेना, बाकी चीज़ें यही है। अब आप दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई कुछ जो कंपनियां हैं वो इन स्तर पे पहुंचाने के बाद में R&D बहुत करती है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं स्विफ्ट डिजायर का या स्विफ्ट का। 2000 मैं समझता हूं 4 या 5-6 के आसपास ही ये गाड़ी आई थी, आज भी मार्केट में है। क्यों? क्योंकि हर 3 साल में 4 साल में कंपनी इसमें आमूलचूल परिवर्तन करती है, लोगों के टेस्ट को समझती है, उसमें टेप कैसे लगानी है, उसमें कुशन कैसे लगाने हैं, उनमें लाइटिंग व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें हम उसके अंदर देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता, संतुष्ट अवस्था और पतन, ये सारी बातें आपको इस तरीके से एज इट इज फॉर्मेट में बनाने आनी है, चांसेस है कि परीक्षाओं में आ जाए। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम थोड़ी सी कि उत्पाद जीवन चक्र से महत्व, उत्पाद के नियोजन प्लानिंग में काम आती है, स्टेजेस को देखने में काम आती है, सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज हम बना सकते हैं, प्लान पॉलिसी हम क्या करेंगे उसको देखने में काम आती है, उत्पाद का मूल्य कैसा रखना है मार्केट में उसके लिए काम आती है, मार्केट के अंदर सेलिंग की जो पूर्वानुमान है उसको लगाने में काम आती है, उत्पाद नियंत्रण में सहायक होती है। ये सब बातें होगी, PLC का यहाँ तक टॉपिक हो गया। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं उत्पाद मिश्रण के विभिन्न आयाम या वर्गीकरण। अब ये थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखें, आधों को तो समझ में नहीं आना, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जिस तरह से लोग पढ़ा रहे हैं नहीं आता समझ में। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट की विड्थ क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, गहराई क्या है, समझ में नहीं आता। इन 4 चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ये उस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको दिख रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो प्रोडक्ट विड्थ क्या होती है, प्रोडक्ट की चौड़ाई, पहले इसको हम समझेंगे फिर ये हम उसको पढ़ेंगे ए से लेकर जेड तक कि ये हमने यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, कईयों को तो ये नहीं पता कि हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या क्या बनाती है। ठीक है, तो HUL का हमने यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स देखा है। तो पहले पूछेगा कि प्रोडक्ट विड्थ क्या है, तो 1 नंबर 2 नंबर यानी कि पर्सनल वॉश, लॉन्ड्री, स्किन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, डिओड्रेंट, टी और कॉफ़ी, इसे हम प्रोडक्ट लाइन भी कहते हैं। एक कंपनी के द्वारा अलग अलग लाइनों में जो प्रोडक्टों की जो प्रथम वर्गीकरण होता है वो प्रोडक्ट की विड्थ कहलाती है, उसे प्रोडक्ट चौड़ाई कहलाते हैं। यानी कि टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, AC है,
इस तरह की जो पहला वर्गीकरण कंपनी के द्वारा किया जाएगा उसे हम प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट की विड्थ कहते हैं। या कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बाजार में प्रथम स्तर पे रखे जाते हैं कि टीवी तो बहुत सारी टीवियाँ, कूलर तो बहुत सारी कूलर, मोटरसाइकिलें तो मोटरसाइकिलें। तो इस प्रकार से यहाँ HUL का हम दिखा रहे हैं कि पर्सनल वॉश से संबंधित है। अब पर्सनल वॉश में आपने लक्स भी देखा होगा, लाइफबॉय भी देखा होगा, लिरल भी देखा होगा, हमाम भी देखा होगा, ब्रीज भी देखा होगा, डव भी देखा होगा, पियर्स भी देखा होगा, रेक्सोना भी देखा होगा। पर्सनल केयर, सुबह उठते हैं नहा के साबुन लगाते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स में पहली चीज जो है कि यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि पहली जो है प्रोडक्ट विड्थ क्या है। कंपनी का प्रथम वर्गीकरण प्रोडक्ट विड्थ कहलाता है। तो प्रोडक्ट विड्थ की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये प्रोडक्ट विड्थ की संख्या 8 समझ लेंगे परिभाषाओं में पहले, लेकिन समझ लो होता क्या है कि कॉफी है तो ब्रू है, कॉफी है ब्रू है, टी है तो ब्रूक बॉन्ड और लिप्टन है, एक चाय है लेकिन चायों के भी प्रकार हैं, डिओड्रेंट है तो उसके भी प्रकार हैं कि एक्स और रेक्सोना है। अब साबुन पर्सनल वॉश में लक्स से लेकर रेक्सोना तक है। तो प्रथम वर्गीकरण क्या कहलाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट विड्थ। मतलब प्रोडक्ट लाइनों की कुल संख्या किसी कंपनी का प्रोडक्ट विड्थ कहलाती है। ठीक है। अब प्रोडक्ट लेंथ के बारे में बात करते हैं कि लेंथ क्या है। किसी कंपनी की समस्त प्रोडक्ट लाइनों में उपस्थित कुल उत्पादों के प्रकारों की संख्या, उसे लेंथ कहलाते हैं। आप समझ लिए कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की लाइनें हैं, प्रोडक्ट लाइनें। उन 8 प्रकार की लाइनों में यहां से लेके यहां तक, मैं बता देता हूं पूरा, यहां से लेके यहां तक 23 प्रकार के उत्पाद हैं। गिन लो, लक्स है, लाइबॉय है, लिरिल है, हमाम है, ब्रीज है, डव है, पियर्स है, रेक्सोना है, सर्फ एक्सल, रिन, व्हील, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स वगैरह। तो इसको गिन ले, 8 तो गिन ली, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो प्रोडक्ट की लेंथ क्या है, वो 23 है। समझ रहे हैं। तो कंपनी के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा अपने कुल उत्पादों के पूरे समूह को लेंथ कहलाती है, प्रोडक्ट लेंथ कहलाती है। अब डेप्थ की बात कर लें। प्रोडक्ट डेप्थ क्या होती है। प्रोडक्ट डेप्थ ये होती है कि किसी भी कंपनी के द्वारा उसके एक प्रोडक्ट लाइन में उत्पाद के समूहों की रंग, रूप, आकार, प्रकार के आधार पर उसका वर्गीकरण प्रोडक्ट का डेप्थ कहलाता है। तो ये उत्पाद पहला प्रोडक्ट लाइन, उसके अंदर लक्स, लाइफबॉय, लिरिल, हमाम, ब्रीज, कुल अलग अलग प्रकार के रंग से, रूप से, आकार से। साबुन सभी हैं, कोई अच्छी खुशबू वाला है, कोई अच्छे रंग वाला है, कोई अच्छे प्रकार का गुण वाला है। तो ये जो पर्सनल वॉश वाला है ये इस प्रकार से है कि प्रोडक्ट की डेप्थ क्या है। तो साबुन है, साबुन की डेप्थ ये है, मतलब पर्सनल वॉश की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डेप्थ मतलब 8। अब ये यहाँ तक तो आपको समझ में कम आया होगा। अब जब इनको अलग अलग पढ़ेंगे तब उसको वापस मैं समझाऊंगा आपको। आज पढ़ेंगे इतना ही, लेकिन काम से पढ़ेंगे। अभी आ जाएगा समझ में, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उत्पाद रेखा, प्रोडक्ट लाइन कि एक ही कंपनी द्वारा बेचे गए एक ही ब्रांड के अंतर्गत समस्त उत्पादों के समूह उत्पाद रेखा कहलाती है। समझो, HUL की कंपनी है, उस कंपनी में पहली उत्पाद रेखा है जो ब्यूटी और पर्सनल केयर की बात करती है, इसे प्रोडक्ट लाइन 1 कहते हैं। प्रोडक्ट लाइन 2 जो फूड और रिफ्रेशमेंट, जो खाने पीने से संबंधित काम करती है, उसे प्रोडक्ट लाइन कहते हैं 2 कहते हैं। प्रोडक्ट लाइन 3 जो होम केयर के ऊपर बात करती है। तो किसी एक कंपनी का प्रथम स्तर का वर्गीकरण, जो उत्पाद को प्रथम स्तर पर कैटेगराइज करता है, वो प्रोडक्ट लाइन कहलाता है। तो एक ही कंपनी द्वारा बेचे गए एक ही ब्रांड के अंतर्गत, एक ही मतलब ये आप समझो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वाले ब्रांड, फूड एंड रिफ्रेशमेंट वाले ब्रांड, होम केयर वाले ब्रांड, तो एक ही कंपनी द्वारा बेचे गए एक ही ब्रांड के अंतर्गत संबंधित उत्पादों का समूह उत्पाद रेखा कहलाती है। अभी और समझ लेंगे। समान कार्य होंगे, भाई ब्यूटी केयर से संबंधित समान कार्य हैं, फूड एंड रिफ्रेशमेंट से संबंधित समान ग्राहक समूह, इसको खरीदने वाले ब्यूटी वाले होंगे, इसको खरीदने वाले खावड़े होंगे, खाने वाले होंगे। उसके बाद समान मूल्य श्रेणियां लगभग समान ही होती हैं। तो इससे संबंधित जो चीजें हैं उत्पाद रेखा कहलाती है। अब इसको और तसल्ली से हम देखते हैं। ठीक है, ये HUL की प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन 1 ब्यूटी केयर, तो किसी भी कंपनी के द्वारा
उसके प्रथम वर्गीकरण में जो उत्पाद रखे जाते हैं उसे हम उत्पाद लाइन कहते हैं। जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर समान कार्य समूह के हैं, तो ये प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2, प्रोडक्ट लाइन 3। पहली है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, तो डव, लक्स, एक्स और पेप्सोडेंट, ये 4 इसके अंदर आ गए। तो प्रोडक्ट लाइन 1 कौन सी है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के ये उत्पाद आ गए, इन पे नहीं जाना है, प्रोडक्ट लाइन 1 ये होगी। तो कंपनी का प्रथम स्तर का वर्गीकरण होगा। अब ऐसे ही टीवी होगी तो मनमान सारी टीवियाँ होंगी सैमसंग की, फ्रिज होंगे तो फ्रिज की लाइन होगी, एसी होंगे तो एसी की लाइन होगी। समझ में आई बात। अब दूसरी चीज टाटा है, तो टाटा कपड़े बनाती है तो कपड़ों का पूरा समूह इसके अंदर आ जाएगा, टाटा ट्रेंड्स। टाटा कार बनाती है तो कार अब एसयूवी है, एमयूवी है, एसयूवी है, कूपे है, जो एसयूवी आती है वो है। या फिर उसके बाद तीसरी जो एफएमसीजी में टाटा का नमक बनता है या टाटा के दूसरे जो छोटे मोटे प्रोडक्ट आते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि प्रोडक्ट लाइन क्या है कि एक ही कंपनी जैसे टाटा द्वारा बेचे गए एक ही ब्रांड, टाटा का ही ब्रांड है, अंतर्गत संबंधित उत्पादों का समूह तो उत्पाद रेखा कहलाती है। समान कार्य वाले होंगे, कार है तो कारें, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल, टीवी है तो टीवियाँ ही टीवियाँ, फ्रिज है तो फ्रिज ही फ्रिज, कूलर है तो कूलर ही कूलर, एसी है तो एसी ही एसी। तो समान कार्य, समान ग्राहक समूह, समान मूल्य श्रेणियों से संबंधित उत्पादों का एक समूह उत्पाद रेखा कहलाता है। मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2, प्रोडक्ट लाइन 3, ये कहानी खत्म। अब जैसे ये इसके अंदर एक लाइन होगी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की, ये दूसरों की खाने वालों की होगी, मोटे ताजा लोगों की। तीसरी इसके अंदर जो है घर के अंदर जो हम हमारे डोमेक्स हैं, विम है, सर्फ एक्सेल है, तो ये प्रोडक्ट लाइन हो गई इसकी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि उत्पाद गहराई, प्रोडक्ट की डेप्थ क्या है। अब प्रोडक्ट की डेप्थ क्या है, अब इसको पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट की जो डेप्थ है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर आप आ जाओ। जो मंजन करते हो कौन सा, पेप्सोडेंट, भाई पेप्सोडेंट एक उत्पाद हो गया। ठीक है, एक ब्यूटी और पर्सनल केयर के अंदर आने वाला, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर आने वाला एक उत्पाद है पेप्सोडेंट। अब वो नमक वाला भी है, नींबू वाला भी है और पिपरमिंट वाला भी है। तो पेप्सोडेंट व्हाइट, पेप्सोडेंट ग्रीन, पेप्सोडेंट जर्म चेक, पेप्सोडेंट 2 in 1। ठीक है, तो इस एक किसी उत्पाद रेखा पर उपस्थित किसी उत्पाद के अलग अलग रंग, रूप, आकार, प्रकार के उत्पादों को हम प्रोडक्ट की डेप्थ कहते हैं, प्रोडक्ट की गहराई कहते हैं। समझ लो, कंपनी की एक उत्पाद लाइन, ये कंपनी की एक उत्पाद लाइन, ये कंपनी की एक उत्पाद लाइन के भीतर उत्पादों की विविधता की संख्या जो एक ही उत्पाद के स्वाद, आकार, रंग में विविधता को प्रदर्शित करती हो। समझ में आएगी बात। आगे और समझाता हूं। जैसे मैगी है, किसी उत्पाद लाइन में खाने वाले उत्पाद में होगी, तो मैगी मसाला नूडल्स का अलग टेस्ट होगा, मैगी आटा नूडल्स का अलग टेस्ट होगा, मैगी क्लासिक नूडल्स का अलग टेस्ट होगा। तो उत्पाद क्या है, एक टाइम लाइन में खाने की कैटेगरी में आता ही है। ठीक है, खाने की कैटेगरी में एक उत्पाद की विभिन्न प्रकार की जो नस्लें हैं या विभिन्न प्रकार की जो वैरायटी है उसे हम प्रोडक्ट डेप्थ कहते हैं। ऐसे ही बॉडी वॉश पे आ जाओ, लक्स, पिंक लक्स स्मॉल वाला, लार्ज वाला, व्हाइट लक्स स्मॉल वाला, लार्ज वाला, पर्पल लक्स स्मॉल वाला, लार्ज वाला। तो किसी भी प्रोडक्ट लाइन में उपस्थित किसी उत्पाद की विभिन्न प्रकार की वैरायटीज को एक प्रोडक्ट की या उत्पाद की डेप्थ या गहराई कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब आ जाइए उत्पाद की लंबाई, कि उत्पाद लंबाई क्या चीज है। सिंपल सी बात है कि एक सैमसंग बनाने वाली कंपनी है, उसमें अलग अलग प्रकार के मोबाइल है। कोई के पास सैमसंग का अल्ट्रा फोन है, कौन सा दिमागड़ा, पर फोन तो है ना। तो किसी कंपनी के द्वारा 10 प्रकार की मोबाइल के अंदर जितनी अधिक लाइन हो कहलाएगी, जितने उत्पाद एक प्रोडक्ट लाइन में उपस्थित होंगे वो उत्पाद की लंबाई कहलाती है। जैसे कि किसी कंपनी के उत्पाद लाइनों पर, यानी कि ये उत्पाद लाइन, प्रोडक्ट लाइन, किसी कंपनी के उत्पाद लाइन पर वस्तुओं की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, या किसी कंपनी के द्वारा उत्पाद लाइनों के भीतर उत्पादित उत्पादों की कुल संख्या। अब देखें, आ जाओ मैदान में, कि प्रोडक्ट लाइन 1 में एक उत्पाद, 2 उत्पाद, 3 उत्पाद, 4 उत्पाद है। तो किसी उत्पाद रेखा पर उपस्थित उत्पादों की कुल संख्या, उसे क्या कहलाते हैं, हम उसे उत्पाद की लेंथ कहते हैं। ये लिख रहा है यहां पर उत्पाद की लेंथ। होम केयर HUL का देख रहे हैं तो डोमेक्स, विम, सर्फ एक्सेल, एक्टिव, रिन और कंफर्ट।
तो 1 2 3 4 5 6 इस उत्पाद लाइन पर 6 प्रकार के उत्पाद उपस्थित हैं, तो ये प्रोडक्ट की लेंथ कहलाती है। फिर फूड एंड रिफ्रेशमेंट, बूस्ट है, ब्रू है, कॉर्नेटो है, ब्रुक बॉन्ड है, नोर है, हॉर्लिक्स है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रकार की इसकी प्रोडक्ट की लेंथ हो गई। तो किसी उत्पाद रेखा के ऊपर उपस्थित कुल उत्पादों की संख्या उसकी प्रोडक्ट की लेंथ कहलाती है। हमने देखा जैसे कि डाउ, लक्स, एक्स, पेप्सोडेंट की 4 है, ये यहाँ पे बता दी मैंने, 1 2 3 4। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन 2 बूस्ट, ब्रू, कॉर्नेटो, नोर, हॉर्लिक्स की 5 है। ये ऐसे है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आती है उत्पाद की चौड़ाई। अब उत्पाद की चौड़ाई क्या है कि एक कंपनी के द्वारा एक जितने भी जो वर्गीकरण प्रथम स्तर के हैं उनकी कुल संख्या, जैसे यहां पर 1 2 3 है, तो प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2, प्रोडक्ट लाइन 3, ये उत्पाद की चौड़ाई है। समझ रहे हो? टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये 4 अगर हो जाएंगी तो उत्पाद की अगर प्रोडक्ट की विड्थ पूछे तो हम यहाँ 4 करेंगे। अब इसकी भाषा क्या है? एक कंपनी की समस्त प्रकार की उत्पाद लाइनों का योग। तो सब कुछ कहानी क्या है? उत्पाद लाइन पे टिकी है। प्रथम वर्गीकरण क्या है? उत्पाद लाइन है। प्रोडक्ट की डेप्थ पूछे तो उत्पाद के अंदर उपस्थित जो उत्पाद है उसकी संख्या। अभी फिर समझा देंगे, उस लास्ट एग्जांपल को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। यहां HUL की उत्पाद चौड़ाई 3 है, यानी प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2, प्रोडक्ट लाइन 3। समझ में आई बात? तो कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद लाइनों की कुल संख्या उत्पाद की विड्थ या चौड़ाई कहलाती है। उत्पाद की विड्थ या चौड़ाई कहलाती है, ठीक है। अब वापस उसी एग्जांपल पे आ जाओ कि प्रोडक्ट विड्थ, यहां पे हमने HUL का, यूनिलीवर का समझा था कि पर्सनल वॉश, लॉन्ड्री, स्किन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, डिओड्रेंट, टी और कॉफी, तो ये प्रथम प्रोडक्ट लाइन है, तो प्रोडक्ट विड्थ क्या होगी? यहां पर 8 हो गई। ये 8 हो गई। अब दूसरी प्रोडक्ट की लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ होती क्या है? थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किसी भी उत्पाद के, किसी कंपनी में उत्पाद की जो प्रथम स्तर की जो वर्गीकरण है या उत्पाद की जो पहली स्तर की हम वर्गीकरण के अंदर प्रोडक्ट लाइन देखते हैं, उसमें उपस्थित उत्पादों की संख्या, तो कितनी कुल उत्पादों की संख्या, लेंथ, यानी कि कंपनी के द्वारा कुल कितने उत्पाद दिए जा रहे हैं, वो लेंथ कहलाती है। डेप्थ की बात करें तो एक कंपनी के प्रथम स्तर के वर्गीकरण में जो आपकी प्रोडक्ट की जो आपकी ये है लाइन है, उसमें उपस्थित उत्पादों की संख्या डेप्थ कहलाती है। इसको आप दोबारा रिपीट करके देखेंगे, प्रश्न पूछा भी गया है, तीनों चारों आपको समझ में आ जाएगी। आज हमारी कक्षा को हम कोशिश करेंगे, ये करीब 1 घंटा 21 मिनट की हो चुकी है, तो अगला जो चैप्टर है उसको हम आराम से, जो प्राइसिंग आती है 15 मिनट का, अब जो आधे घंटे का बचा है प्राइसिंग, पुरानी 2 क्लासों को भी रिवाइज करके 40-45 मिनट की हम इसमें क्लास डाल देंगे। और मैं समझता हूं कि सारगर्भित रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। रेगुलर क्लासेस होंगी। टीचर थोड़ा सा मैनेजमेंट में हम लगे हुए थे, टीचरों के इंटरव्यू चल रहे थे यहाँ पे हमारे, हमने 18-20 आदमियों की जो टीम थी उसमें से करीब 12-15 टीचर निकाल लिए हैं, इसलिए हम हमारी कक्षाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। पर मैं समझता हूँ कि ऐप भी जल्दी बन के लगभग बन तो चुका है वो, उसको हम भी ट्रेनिंग एंड उसके ट्रायल मोड में चल रहे हैं, इसीलिए ऑपरेशनल वर्क होने की वजह से 10-12 दिन हम भी रेगुलर क्लास नहीं पाए। हिंदी की क्लास, पॉलिटी की क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास, इंडियन और राजस्थान की, और जो छोटे जो विषय हैं RS के, या जो भी हम आगे अच्छा सा कर पाएंगे, 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड में, या दूसरे कई विषयों में, हम उसको अच्छा ला के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आपसे थोड़ी सी इतनी अपेक्षा रखता हूँ कि इसे थोड़ा सा लाइक, कमेंट, शेयर करें। मैं समझता हूँ कहने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो कहते हैं कि आप आएँ और थोड़ा सा कहें, क्योंकि पढ़ाते हैं, करते हैं। देखिए, मार्केट में पढ़ाने वाले बहुत हैं, कमी नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि हम उनसे अलग पढ़ाएंगे, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे उससे आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि और अंतरात्मा में चीज़ें समाहित होंगी। हमारा मॉड्यूल जो पूरा इस प्रकार का होगा कि आप हम पे विश्वास करेंगे तो कंपटीशन में ज़रूर एक अच्छे, मतलब अधिकारी के रूप में या अच्छे एक कार्मिक के रूप में आप ज़रूर जाने जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।